जी भैया। बाबा जी से मिलने के बाद में जो मेरे पुराने या बचपन से जो प्रश्न थे जी। कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, अस्तित्व क्यों है, हम्म। उसका जो है आंसर तो मिल गया। जी जी। मतलब जिसको बोलना चाहिए आंसर मिल जाना वो मिल गया। हम्म। अब उसको जीने का या मतलब मैं उस आंसर को जी सकूं हाँ। उसके लिए प्रयास चल रहा है, जी वो अभी भी चल रहा है। जी जी भैया। और मतलब एक बात और है कि बाबा जी जिस अ, अपेक्षा से जी। मतलब बाबा जी की जो हम लोगों से मेरे से मतलब बाकी हाँ लोगों से हाँ। नहीं, मेरे से जो अपेक्षा थी हम्म। उसको मैं ज्यों की त्यों तो पूरी नहीं कर पाया। जी भैया। ये थोड़ा सा मेरे को वो है जो भी है, मतलब मैं हाँ। दुनियादारी में भी जो लगा रहा, जॉब नहीं छोड़ पाया, जो भी कारण रहे हों, तो क्योंकि उनसे मेरी कई बार बात हुई थी। जी। तो एक बार मतलब ऐसे मैंने देखा है जनरली बाबा जी किसी को नौकरी छोड़ने के लिए प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल। 2005 में बाबा जी मेरे को बोले थे कि बेटा तुम नौकरी कब छोड़ोगे। अच्छा। तब छोड़ दो ऐसा नहीं बोले थे, हम्म। पर पूछा था नौकरी कब छोड़ रहे हो। हम्म। तो मैंने बोला था बाबा जी मैं घर वालों से बात करके हम्म। और परिस्थितियों का आकलन करके तय करूँगा। बोले ठीक है बेटा बिल्कुल, मतलब मैं ऐसे ही पूछा हूँ। तो तब तक मेरे बच्चे लोग लगभग 12-15 साल के हो गए थे। जी एक लड़का, एक सूर्यकांत और प्रज्ञा। जी। तो जो भी हो, जो परिस्थितियाँ थी, मेरे को लगा मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ सकता। जी। तो एक हर चीज़ का एक समय होता है भैया। मतलब 98 में जो बाबा जी से मिलना शुरू हुआ, दर्शन का अध्ययन शुरू हुआ, 2005-06 तक लगभग लगभग 10-12 किताबें प्रिंटिंग हो चुकी हो थी। चुके हैं। और मेरा जो मतलब दर्शन की किताबों को छपाने का जो कार्यक्रम था वो बड़ा रिगरस था जी मेरे लिए। जी। क्या हुआ था 2001-02 के बाद सोम भैया उसमें ज़्यादा व्यस्त हो गए शिविर लेने में। सिविल लाइन में। जी। तो जगह जगह जाके शिविर लेना। हम्म। तो पहले तो हम दोनों मिलके किताबों का एडिटिंग वगैरह कर लेते थे। और मेरी जो पत्नी है अंचला, उनका शुरू से किताबों की एडिटिंग में मतलब शुरू से काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि वो जो ग्रामर वाला पोर्शन अधिकांश वही देखती वही थी, देखते थे। जी क्योंकि उनकी हिंदी भी अच्छी है। जी। तो पर फिर भी मेरे को मेरा मतलब एक समय ऐसा आया कि जब दो दो तीन तीन किताबें एक साथ पैरेलली चल रही होती थी। हम्म। तो और मेरे को जॉब में भी जाना होता था और जॉब में जाने का टाइम वही 9 साढ़े 9 होता था। हम्म। तो मैंने तय किया कि सुबह 4 बजे उठ के ही मेरे को करना पड़ेगा। तो जो मेरा अभ्यास एक बार बन गया। मतलब 5:30-6 हो गया था उठने का, फिर मैंने उसको 4 बजे चालू किया और जी। 4 से 6 साढ़े 6 में किताबों के उसमें लगा था। हम्म। तो मतलब जिसको चालू भाषा में स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, जी वो 1998 से 2005 तक मेरा मतलब एक सूत्री केवल मध्यस्थ दर्शन चलता था मन में। जी। और बाकी जो ऑफिस टाइम में जो नौकरी वाला जो तो ठीक है वो चलेगा ही। जी। तो उसको देखा होगा बाबा जी ने, इसीलिए 2005 में ऐसा बोला था। हम्म। फिर 2011 में मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा मैं अब नौकरी छोड़ दूं क्या। हम्म। तो बाबा जी ने मना कर दिया। अच्छा। हम्म। बोले नहीं, अब बिटिया की शादी के बाद सोचना। जी। हम्म। तो मैं देखता हूँ कि बाबा जी को मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी क्या स्थिति है, हम्म। मानसिक स्थिति या जो वैचारिक स्थिति, वो पूरा उनको पता रहता था। जी। 2011 में जो मेरी जो 2005-06 तक जो जितना सघन था वो जी। कुछ डाइल्यूट हो गया था, ओके। क्योंकि मेरे को वर्क का प्रेशर बढ़ गया था। हम्म। और किताबों के छपने की इंटेंसिटी कम होने के कारण, क्योंकि सारी किताबें एक बार आ गई थी जी जी। तो दोबारा में थोड़ी मेहनत कम है, हम्म। तो इतना टाइम नहीं लगता था। हम्म। तो हो सकता है कुछ और जो भी मेरी खुद की जो काम काज की जो रही होगी हम्म। उसके कारण
तो उस समय बाबा को लगा हुआ कि अभी छोड़ना ठीक नहीं है, जी जी तो उन्होंने मना कर दिया था। तो ये भी एक चीज़ है कि मतलब ये मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए है कि जब आपका बहुत ज़्यादा उसमें मन लगा है तो आप मैक्सिमम कर लो उस समय में। जी जी क्या हो सकता है कि 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपकी वो सघनता डाइल्यूट हो जाए। तो जो एक आपको एक जो जंप मिलता है, मतलब जंप मतलब जीवन में जो बूस्ट होता है वो उस टाइम में होता है। ठीक बात। उसके बाद हो सकता है वो बूस्ट होने का रेट थोड़ा कम हो जाए। जी जी तो ये मेरे साथ घटित हुआ। और मतलब ऐसे बहुत से वो हैं, मतलब बाबा जी के साथ मतलब कई बार याद करो तो याद नहीं आते हैं, जी पर प्रेरणा तो मतलब जैसे कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन नोट किए जी बाबा जी से पूछना है। अधिकांश बुक से रिलेटेड ही होते थे जी कि बुक्स का कोई लाइन है जो हमको समझ नहीं आ रहा है या उसमें कुछ हमको लग रहा है कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए एग्जैक्टली। हम लोग लिख के ले जाते थे 15-20 कई बार एक एक 2-2 पेज। अमरकंटक जाते थे बाबा जी के पास, शुरू के 2-3 प्रश्नों को करते थे, तो उसके बाद लगता था बाकी प्रश्न सब उत्तरित हो गए। मतलब उन्हीं 2-3 प्रश्नों के उत्तर से बाकी सब का उत्तर अपने आप मिल गया, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा कई बार हुआ। दूसरा मतलब ये तो सभी लोगों ने फील किया है कि जब बाबा जी के साथ रहो तो मतलब एक अलग मन में एक अलग उत्साह और एक अलग वो रहती थी। वही जब उनसे थोड़ा सा दूर आ जाओ फिजिकली तो थोड़ा सा डाइल्यूट होता था। इसको तो इनने राकेश गुप्ता भैया ने एक बार अपने उनका वीडियो में भी है कि जब मैं अमरकंटक रहता हूँ तो मेरा अलग कोई वो रहती स्थिति, जब बेंगलोर में रहता हूँ तो अलग रहती। तो ये तो सभी ने महसूस किया ही है ना। पर दूसरा भैया मैंने ऑब्जर्व किया था, जैसे बाबा जी को कभी किसी पूजा स्थल में किसी के घर में या किसी मंदिर में जाना पड़ता था, ले जाना पड़ता था, तो जैसे वहाँ पे जो भी मूर्तियां हैं तो बाबा जी ऐसा करते थे। अच्छा, ऐसा हाथ करते थे जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब तो मेरे को मतलब मैंने इसका अर्थ ये निकाला कि वहाँ जो भी देवी देवता हैं उनको बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी आपने पूछा कि बाबा जी आप ऐसा क्यों करते हो, या अपने से? हाँ मतलब पूछा भी था। बाबा बोले सबका कल्याण हो, मेरा ये भाव रहता है कि सबका कल्याण। पर उसका आशय यही है कि वहाँ जो भी देवी देवता स्वरूप कोई भी जीवन अगर होगा तो बाबा जी उनको आशीर्वाद ही दे रहे हैं, कल्याण। तो भैया जैसे आप बता रहे हैं, आपने कहा तो पूरा परिवार ही वांग में जो मध्यस्थ दर्शन का लिटरेचर है उसके पब्लिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अंचला भाभी की तो अभी भी जो डायरी वो बाबा जी की है ना, क्लीन हैंड राइटिंग करती हैं, तो वो तो उनसे पूछेंगे हम उनके बारे में। पर जैसे आपने बताया कि आपका पूरा वांग में एक एक लाइन पढ़ना, उसको पूछना, तो ये तो पब्लिकेशन में जो जो भी करना होता है और मुख्य जिम्मेदारी बाबा जी आप ही को देते थे और आपने उसको स्वीकारा भी हुआ है अभी तक। तो कई बार पढ़ना हुआ होगा वांग्मय को, पुरानी किताबें भी पढ़ी होंगी। तो समय के साथ आप बाबा जी की जो वस्तु है मध्यस्थ दर्शन जिसको हम कह रहे हैं, और या उसको प्रस्तुत करने की शैली में कोई बदलाव आपने देखा है? भैया बाबा जी की जो पुस्तकें हैं, जैसे अपन व्यवहार दर्शन कोई लें जी, तो पहली व्यवहार दर्शन शायद 72 की है जी, फिर 78 की है बिल्कुल, फिर हम लोगों ने जो प्रिंट कराई वो 90 के आसपास, 2000 के आसपास की है। तो बदलाव तो है, क्योंकि हम लोगों के से साथ चर्चा में भी उनने कुछ बदला है। अच्छा, हाँ मतलब देखिए उनको तो पूरा अस्तित्व दिखता है जी, तो कई बार वो शब्दों से वो अर्थ निकल रहा है उनको नहीं लगता था जी। और जब हम पूछते थे कि बाबा इस लाइन का ये अर्थ है क्या, तो उनको लगता था कि हाँ इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं लोग। अच्छा, तो उसको फिर वो चेंज करते थे। ओके ओके। तो जैसे हमने भी कई बार जैसे आप देखेंगे जो 78 की जो वो है मानव व्यवहार दर्शन, उसमें बहुत सी चीजें मतलब जो परंपरागत आध्यात्मिक चीजों जैसी है,
है ना। तो हम लोगों को पूछा तो बाबा जी बोले नहीं ऐसा नहीं है। हम्म तो बाबा जी इसमें तो यही लिखा हुआ है। हम्म तो बोले नहीं इसका ये अर्थ नहीं है। हम्म फिर उसको ठीक किया उन्होंने। जी मतलब वो जो उनको जो दिख रहा है उसको शब्दों में व्यक्त करते समय में मतलब उनको लगा कि ये जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ उससे यही व्यक्त होगा। जी पर हम उसका कुछ और आशय लेते रहे हम लोग मतलब। तो फिर जब उनको लगा कि मैं जो लिखा हूँ उसका आशय कुछ और जा रहा है तो फिर उनने उसको चेंज किया ताकि वो मतलब कंफ्यूजन किसी को ना आए। तो जैसे एक चेंज है जिसका हम लोगों ने कई बार संडे सुबह हम लोग दोनों गोष्ठी में रहते हैं, संडे की सुबह गोष्ठी जिसमें हम पुस्तकों का पठन कर रहे हैं, चर्चा भी होती है, तो बार बार अनुभव दर्शन को पढ़ते हैं, व्यवहार दर्शन को पढ़ते हैं, लोग सवाल भी पूछते हैं, तो एक वो चेंज जैसा झलकता है। तो मैं उसको फिर से आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने तो चर्चा भी करते रहे कि उसको कैसे देखते हैं। जैसे मानव, देव मानव और दिव्य मानव पुरानी पुस्तकों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अनुभव जो होता है वो दिव्य मानव को ही होता है, ब्रह्मानुभूति या सत्यानुभूति, है ना। और बाद की पुस्तकों के वर्जन पढ़ने से ऐसा लगता है कि अनुभव तो मानव को ही होना है, मानव अनुभव हुए बिना मानव नहीं होंगे। पहले ऐसा लगता है कि अनुभव दिव्य मानव को होना है और वो न्याय पूर्वक जीते हुए मानव, धर्म पूर्वक जीते हुए, है ना, देव मानव। और ऐसा इसको आप कैसे देखते हो भैया? ये मेरे को ऐसा लगता है बाबा जी अपनी प्रस्तुति के दौरान जी हमने उनकी प्रस्तुति को किस अर्थ में लिया है जी उसको उनने पहचाना है। जी जी जैसे बाबा जी बोले मानव को न्यूनतम न्याय तो न्याय प्रदायी क्षमता होगी उसकी, जी जी है ना। तो मानव को अर्ध जागृत या अल्प जागृत की स्थिति में भी बोले, है ना, और न्याय कर पाएगा, है ना। अनुभव नहीं होगा लेकिन न्याय कर पाएगा जी। तो बाबा जी हम लोगों की चर्चाओं में और इसमें उनको ये कम्युनिकेट हुआ कि बिना अनुभव संपन्न हुए, बिना समझे भी न्याय हो सकता है, ऐसा उनने देखिए मतलब मेरे को ये लगता है बाबा जी को सीधे अनुभव हुआ जी। अनुभव के बाद उनने आदमी की विभिन्न स्थितियों का वर्णन किया और आकलन किया। तो वो आदमी जो बहुत ऊपर बैठा हुआ है ना जी, जिसको सब कुछ दिख रहा है, उसको लगा होगा कि भाई मानव पद में बिना अनुभव के भी आदमी न्याय कर पाएगा, है ना। पर जब न्याय को परिभाषित किया उनने और लोगों को देखा, लोगों से चर्चा हुई, तो उनको समझ में आया कि न्याय बिना अनुभव के नहीं होगा। जी मतलब वो जो न्याय होगा वो कहीं न कहीं प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही होगा। तो ऐसा उनने कम्युनिकेट भी किया कि अनुभव से पहले जिसको हम न्याय बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं आदमी अपने प्रिय हित लाभ के अर्थ में न्याय को तजुर्मा कर लेता है। जी जी। मतलब अगर मैं किसी के जैसे आपके लिए जो प्रिय है अगर मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूं तो आपके साथ मेरा न्याय हो, ऐसा मान लेते हैं उसको हम न्याय मान लेते हैं। तो ये कहीं से बाबा को कम्युनिकेट हो गया। तो फिर बाबा जी ने उसको ठीक किया। फिर बाबा जी को लगा कि भाई ये न्याय में स्थापित आदमी तभी होगा जब उसको अनुभव हो जाएगा, मतलब जब अपने प्रयोजन को समझ जाएगा मतलब उसको बोध हो जाएगा जी, आपके प्रयोजन को बोध हो जाएगा, संबंध का बोध हो जाएगा, तभी वो न्याय कर पाएगा। उससे पहले जो न्याय होगा वो कहीं ना कहीं न्याय प्रिय हित लाभ से प्रेरित हो सकता है। जी जी। इसलिए उन्होंने उसको चेंज किया। दूसरा मुद्दा जो दिखता है उसको आप कैसे देखते हो? जैसे पुराने पुस्तकों के वर्जन में देखते हैं तो जब अनुभव की बात करते हैं तो मुख्यतः ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मानुभूति या व्यापक की अनुभूति की बात कर रहे हैं, और बाद की पुस्तक को पढ़ने से जैसे सहस्तित्व में से के लिए अनुभूति यानी सहस्तित्व को अनुभव की बात कर रहे हैं। इसको आपने कैसे देखा भैया? भैया इसको देखिए, ब्रह्मानुभूति से उनका मतलब जब भी हमारी चर्चा हुई जी तो ब्रह्मानुभूति से आशय उनका यही था कि सहस्तित्व में ही अनुभूति, मतलब ब्रह्मानुभूति भी होगी तो सहस्तित्व में ही होगी
जी जी। क्योंकि जीवन ब्रह्म के साथ सहअस्तित्व में है ही है ना, और अनुभव जीवन कर रहा है, जी। मतलब आत्मा कर रही है, तो सहअस्तित्व तो है ही है। तो वहाँ पे फिर से जो परंपरागत जो ब्रह्मानुभूति है, कुछ लोग उस आशय को लेने लग गए। अच्छा अच्छा। जो परंपरा में जो ब्रह्मानुभूति कही गई है, जिसको बाबा जी भी सुन के आए हैं, है ना, कि ब्रह्म तुमको समाधि में समझ में आएगा, हाँ। है ना, और ब्रह्म समाधि में समझ में आएगा। जो भी बाबा जी के क्वेश्चन थे, जो बाबा जी को समाधि में नहीं समझ में आया, तो फिर बाबा जी ने उसको सहअस्तित्व में अनुभूति करना शुरू किया, ताकि लोग ब्रह्मानुभूति को पुराने वाले ब्रह्मानुभूति से कोरिलेट न करें, मतलब उस अर्थ को न ले जाए। जी जी। जैसा हम सबको पता है ही है कि बाबा जी को ये भी था कि भाई मैं वेदों के कुछ सूत्रों को लेके मध्यस्थ दर्शन का पूरा व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वेदों के बहुत लोगों ने भाष्य किए हैं, तो ये भी एक तरह का भाष्य होगा, विकल्प की तरह ये नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उस विचार को छोड़ दिया। जी जी जी। तो इसी तरह भैया इन टाइम आप प्रोसेस जो है, देखिए ब्रह्मानुभूति, तो जब हमको आपको अनुभूति होगी तभी हम लोग उसका स्वाद ले पाएंगे, ठीक बात है, मतलब है ना, उसकी महिमा को समझ पाएंगे जी। पर मेरे को जो लगता है, क्योंकि हम लोगों की जो दर्शन के जो प्रूफ रीडिंग के टाइम में जो चर्चा हुई, तो हम लोग जो उस अर्थ की मीनिंग बताते थे बाबा जी को कि बाबा जी इसका ये मीनिंग है क्या, तो बाबा जी बोलते थे नहीं ये मीनिंग नहीं है, तो उनको एक कम्युनिकेट होता था कि इस अर्थ से ये मीनिंग जा रही है, लोग मतलब ये भाषा पढ़ने से मीनिंग ये जा रही है। अच्छा अच्छा। तो फिर उनने कुछ कुछ चेंज किए इन टाइम कोर्स, मतलब हमको, मतलब जो किताब पढ़ने वाले हैं उनको कोई कंफ्यूजन न रहे जी, और पुरानी परंपरागत जो रहस्यमय अध्यात्म है उससे को रिलेट न हो, इसके लिए उनने ये सब चेंजेस किए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो चलिए, तो कुछ वस्तु से रिलेटेड मुद्दे हुए। हाँ। पर जैसे आप जब 95 में मिले पहली बार और आपको लगा कि भाई उनकी भाषा ऐसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बाद में जब आप मिलते रहे तो कुछ समझ में आने लगा, तो ये भाषा शैली की बाबा जी का परिवर्तन हुआ या आपको चीजें समझ में आने लगी इसलिए समझ में आने लगा? कौन सी बात ज्यादा? भैया बाबा जी की शैली में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ लगता है मेरे को। अच्छा। है ना, और हम लोगों की देखिए, जब मैं आपके प्रति वो आश्वस्त होता हूँ जी, आपको श्रेष्ठ मान लेता हूँ, तो आपकी हर बात को मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, ठीक बात, और उसको वो करता हूँ। जब तक मैं आपको स्वीकारा नहीं हूँ तब तक थोड़ा सा अपना जो मेरी मान्यता है उसको भी साथ में लेके चलता हूँ और सुनता हूँ। जी, तो समझ आप क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं आता मेरे। तो जब बाबा जी के प्रति स्वीकृति हो गई, मतलब अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, तब जो है बाबा जी जो बोलते थे वो सीधे सीधे जाता था, सीधे सीधे उतरता था। मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी। तो मतलब संयोग से बोलने या कहें, मेरे को बाबा जी की बातों से डायरेक्टली सुनना दर्शन को बाकी लोगों के अपेक्षा में वो ज्यादा अच्छा लगता था। अभी भी अच्छा लगता है। ओके। मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्राइमरी शिविर 4-5 किए होंगे जी। अध्ययन शिविर तो हमारे टाइम में अलग से ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं था जी। तो अध्ययन शिविर, तो मेरा जो भी अध्ययन हुआ है मतलब वास्तविकता का जो भी है वो सीधे बाबा जी से हुआ है। जी जी जी। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ भैया। वे जो, क्योंकि मेरा कभी बाबा जी के साथ संयोग नहीं बना कि मैं ये लेखन के कार्यक्रम में भागीदार हूँ, तो देखा नहीं, पर मेरा अनुमान ये बना था कि बाबा जी जैसे पुस्तक को लिखवा रहे हैं तो बोलते थे कोई लिखता था, लेकिन वो लिखने वाले को क्या समझ में आ रहा है इसका फीडबैक लेते रहते। क्या ये प्रक्रिया रही? भैया ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, लेखन किन्हीं और लोगों ने किया हुआ है। जो जिसको मतलब बाबा जी बोले हैं और लिखे हैं ना, वो कोई और लोग थे, वो काम पहले कुछ पहले हो चुका था। हम लोग जब आए तो हमको लिखा हुआ डायरी या रजिस्टर मिला, उसको हमने टाइप कराया, उसके बाद फिर हमारी बाबा जी से चर्चाएं चालू हुई लिखे हुए पे।
तो एडिटिंग के टाइम ये प्रक्रिया करते थे? एडिटिंग के टाइम में प्रक्रिया करते थे। जैसे बाबा जी ने कुछ लिखा हुआ है तो हमको लगा कि इसका ये अर्थ है कि ये अर्थ है, या हमको लगता था कई बार कि ये होना चाहिए, इसकी जगह, इस लाइन की जगह ये भी होना चाहिए। दुस्साहस था हमारा कि हमको लगता था कि बाबा जी ने जो लाइन लिखी है इसकी जगह या इस लाइन में ये शब्द ऐसा होना चाहिए, तो उस पर चर्चा होती थी। तो उसमें भी कई जगह बाबा जी ने हमने जो बोला उसको माना भी है। वो हमारे स्नेहवश मान लिया कि उससे कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो तुम जो बोल रहे हो उसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो उसने लिखते समय बाबा जी ने लिखवाया होगा उसकी कोई गलती रही होगी, वो ठीक हो गई होगी, ऐसा भी हो सकता है। और गलतियां तो देखिए अभी भी होंगी ही, हुई होंगी, क्योंकि भैया हम लोग जो बाबा जी से आता था जो इसको टाइप करते थे, टाइप करने वाला भी कभी कभी चेंज करता जी जी, सही बात। हाँ, वो दिखता भी है। लगता है उसने कट किया और पेस्ट करना भूल गया, हाँ, या कुछ ऐसा, हाँ, या फिर उसको लगा कि यहाँ पे समाधान नहीं होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, तो समाधान की जगह समझदारी टाइप कर दिया। और फाइनल जब प्रूफ आता था तो उसमें कई बार हम लोग सरसरी नजर से भी देख लेते थे कि इसको 3 बार देख चुके हैं। हाँ, अब उसको टाइप करने दिए थे, उसमें जो हमने अंडरलाइन करके दिया था कि इसको करेक्ट करना है, उसको ठीक किया कि नहीं, बस उसको देख लेते थे। हाँ, और पता चला उसने और कोई नई उसमें गलती कर बीच दी। में और कुछ चेंज कर दिया। हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ऐसा था। जी जी जी। और कुछ भी नहीं तो मैं आगे का। हाँ, नहीं, और ये भैया जो बुक्स का कौन सा पीरियड रहा जिसमें ज्यादा काम हुआ है? बाद में तो अगले भैया जो बुक्स का 98 से लेके 2006-7 तक, मतलब मैक्सिमम बुकें पहला एडिशन पूरा आ गया था, और शायद व्यवहार दर्शन का तो दूसरा एडिशन भी आ गया था 6-7 में। और उस बीच में एक और हुआ था, एक आंवरी में ना बाबा जी की 2 दिन की रिकॉर्डिंग हुई थी, अर्चना दीदी और राजन महाराज जी ने की थी, जीवन विद्या एक परिचय के नाम से, जो आप लोगों को सबको पता है। जी जी। तो जैसे ही मैं इसमें बाबा जी से मुलाकात हुई, शिविर किया, तो मेरे को उसके कैसेट मिले। जी 12 कैसेट थे टोटल, 1-1 घंटे के या 1.5 घंटे के। जी। तो कैसेट सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक तो फर्स्ट पर्सन में है। हाँ हाँ, बाबा जी खुद ही बोल रहे हैं। खुद ही बोल रहे हैं। तो मैं उसको सुन के और पूरा मैंने उसको लिखा, मतलब टेप से सुन सुन के पूरा लिखा। एक कैसेट लिखा है नीति भाभी ने, एक लिखा है अलका भाभी ने, और फिर वो लोग बोले कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा, तो फिर 10 मैंने पूरा लिखा। जी। तो मैंने पूरा जब लिख लिया और पूरा फिर एक कॉपी में पूरा एक साथ उतार लिया, तो फिर मैं उसको लेके बाबा जी के पास गया। मैं बोला, बाबा जी ये आपकी 2 दिन की या 3 दिन की जो रिकॉर्डिंग है, ये मैंने सुनी है, इसको मैंने लिखा है, और मेरे को ये बहुत अच्छी लग रही है, और ये इसको छपाना चाहिए, छपा दो बेटा। बोला ठीक है। तो वो फिर मैं पूछा, बाबा जी इसका नाम क्या रखें? तो बोले तुम बताओ क्या रखें। तो मैं बोला, मेरे को जीवन विद्या एक परिचय ठीक लग रहा है, मतलब जीवन विद्या का एक स्टार्टिंग परिचय है। बोले बढ़िया है, ठीक है लिखो। फिर बाबा जी ने उसका प्रीफेस लिख के दिया, फिर वो किताब छपाई हमने। तो मतलब वो मेरे लिए वो जब मैं किताब उसको कैसेट को सुनता था भैया, मेरे ख्याल से मैंने वो लगभग 1 महीने में पूरा लिखा था। अच्छा। मैं सुबेरे वही 5 बजे उठता था और 7 बजे तक 2 घंटे डेली उसको, क्योंकि बार बार आगे पीछे करके करना पड़ता था। सही बात है। तो लिखना पड़ता था, पर फिर भी उसमें कुछ गलतियां हैं। जैसे उस दिन सूर्यकांत जो है मेरा बेटा बता रहा था, बाबा जी उसमें लिखे हैं डोहारता है। हाँ, उसको हो गया है दोहराता है। हाँ, जबकि डोहारता है मतलब वहन करना होगा। वो हमने इंग्लिश वाले वर्जन में ठीक कर लिया। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे तो कुछ इसको अब हिंदी में अगली बार हो सकता है अपन ठीक कर लें। तो उसने मेरे को याद दिलाया, बोले पापा ये जो तुम लोगों ने लिखा, इसमें डोहारता को तुमने दोहराता लिख दिया, जबकि दोहराता नहीं है, वहन करना होगा, वहन करना है। डोहार के ले जाना है। हो सकता है टाइपिस्ट का भी काम। हाँ, हो सकता है टाइपिस्ट का भी। टाइपिस्ट से भी, क्योंकि उसको ऐसा लगा होगा कि तो गलत दोहराता शब्द ही नहीं। फिर ऐसे ही भैया एक दूसरी हुई जो संवाद, जो आप लोगों ने, आपने, राकेश गुप्ता जी ने, श्री राम भैया ने, अपने प्रवीण सिंह भैया ने, आप लोगों ने जो बाबा जी चर्चा की, वो पूरी, हम लोग तो जब बाबा जी चर्चा करते थे तो हमको लगता था ये तो याद ही रहेगा, हमको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। कितनी गलत फहमी में थे। तो
वो जो रिकॉर्डिंग हुई तो फिर उसको रिकॉर्डिंग को फिर जो संवाद के रूप में, उसके लिए भी बाबा जी से मैंने पहले चर्चा की। जो जी। पहला संवाद आया, राकेश गुप्ता जी से बात हुई, फिर बाबा जी बोले ठीक है उसको छपा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर संवाद 1 और 2 छपा। जी। तो इस बारे में तो भैया जैसे आपने डुहारता शब्द बोला, हमने और कुछ छोटे मोटे शब्द हैं तो शायद हम उसका संकलन दे देंगे आपको। हाँ हाँ, तो हिंदी में आप देख लीजिएगा एक बार जांच के। तो हालांकि मतलब एक मोटा मोटी बाबा जी के लास्ट टाइम में तय हुआ, जी। बाबा जी के शरीर शांत होने से पहले, कि बाबा जी के जाने के बाद हम कोई बहुत परिवर्तन किताबों में नहीं करेंगे। जी, जिसको लगता है कि ये शब्द ये है तो वो अपना खुद उसको तय तय करे। कर। क्योंकि देखिए किताब पढ़ के तो कोई अनुभव संपन्न होना नहीं। तो किताब में कोई छोटी मोटी गलती है, उससे अस्तित्व दर्शन में या मध्यस्थ दर्शन में कोई उसको गलत फहमी हो जाएगी, ऐसा भी मेरे को नहीं लगता ठीक बात है ना। वो तो एक हाँ, अपने से ही जो अपने से ही विचार होगा, से। तो अपने अभ्यास से और साधना से ही होगा। तो भैया जैसे आप ये प्रक्रिया बता रहे हैं, मुझे इससे ऐसा भी लग रहा है कि आप सुबह 4 बजे का फिर से वो है ना, इसको जो पहले बचपन में रामायण और गीता पढ़ते थे, अब आप मध्य दर्शन को टाइपिंग, प्रूफ रीडिंग हाँ, का लिखना, काम, मतलब लिखना, हाँ। प्रूफ रीडिंग का काम शुरू कर दिए। तो हाँ भैया बताइए भैया। भैया इसमें आपका एक रहा और किसका भागीदारी रही इस काम में, तो उनका अगर नाम आ जाए तो? हाँ भैया, देखिए किताब प्रिंटिंग में भागीदारी में अंजनी भैया, सोम भैया, साधन भैया, श्रीमती जी मेरी, अंचला भाभी। और अभी जो वो हो रही हैं, उसमें श्री राम भैया का और मेरे बालक का, सूर्यकांत का। मतलब अब जो है मेजर रोल सूर्यकांत का और श्री राम का है। मतलब अभी जो मतलब पिछले 2-3 सालों से। ठीक है भैया। और एक चीज और, मतलब एक घटनाक्रम चल रहा है तो मैं बता देता हूँ, हालांकि सबको नहीं, पता है। बिल्कुल। एक बार हम लोग अमरकंटक में थे, मैं, साधन भैया, सोम भैया, हिमांशु भैया। तो हिमांशु भैया ने प्रस्ताव दिया कि मेरे यहाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सारी व्यवस्था है, प्रूफ रीडर है, टाइपिस्ट है, प्रिंटिंग की सुविधा है, किताबों को वहाँ छपा देते हैं, आप लोग को आसानी हो जाएगी। तो हम लोग दूसरे कमरे में बैठे चर्चा कर रहे थे, तो मैं बोला ठीक है, बाबा जी हैं सामने, बाबा जी से बात कर लेते हैं। मेरे को भी लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो सब रीप्रिंट ही हो रहा है। ठीक बात है। तो मैं और हिमांशु भैया और साधन भैया, शायद या सोम भैया भी रहे होंगे, हम लोग गए बाबा जी के पास। बाबा जी को हम लोगों ने बोला, बाबा जी ऐसा ऐसा प्रस्ताव है। बाबा जी नाराज हो गए। अच्छा। बोले तुमको कोई दिक्कत छपाने में? मैं बोला नहीं बाबा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोले तुम ही छपाओगे, रायपुर में ही छपेगा। ठीक है। अच्छा, वो डांट ज्यादा नहीं पड़ी? नहीं, डांट के ही बोले। अच्छा, डांट के ही बोले। क्योंकि वो जो राकेश भाई वाला इंग्लिश वाला वर्जन है वो उधर से वो तो वहां से छपाता है। हाँ, तो ठीक बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, ये जरूरी बात है, किसी चीज को सुनिश्चित किया बाबा। तो मतलब फिर मैंने इसको ये ले लिया कि ये मेरा, मतलब मेरा आजीवन मेरे लिए कार्यक्रम है। मतलब मैं दूसरा कोई कार्यक्रम करूं मत करूं, पर ये पुस्तक छपाने की मेरी जवाबदारी है। तो मैंने ये चीज अपने घर में भी कम्युनिकेट किया। मैंने अपने बच्चों को भी बोला कि भाई ये रायपुर में ही छपना है, मेरे को ही छपाना है, तो आगे फिर तुमको ही करना है। तो ये बढ़िया बात हुआ, सूर्यकांत बेटा ने उसको स्वीकार कर लिया। और अब जो भी प्रूफ रीडिंग जो भी करता है वो खुद करता है। बहुत बढ़िया। फाइनल प्रिंटर के यहाँ जब जाना होता है तो मैं साथ में उसके चला जाता हूँ। बड़ा भैया आगे, बहुत बढ़िया भैया। तो मैं जहाँ पे था, तो मुझे अब आपके बचपन का भी याद आ रहा है ना, और अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि एक तो आप बचपन से गीता पढ़ते रहे, रामायण भी पढ़ते रहे, और मेरे ख्याल से क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति रही है, उनका प्रभाव भी रहा, और श्री राम आचार्य जी द्वारा लिखित साहित्य भी पढ़ते रहे, और इस संदर्भ में और भी कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ते ही रहे होंगे। और बाबा जी ने कहा कि जैसे वेदों के द्वारा भी कुछ जिक्र किया था भी आपने। तो भैया आज आपने क्योंकि मध्यस्थ दर्शन का भी अध्ययन किया है, तो बाकी जो आध्यात्मिक विचार हैं, पुस्तकें हैं, इससे जो आया है आपको, बाकी आध्यात्मिक या अन्य दर्शनों की तुलना में अगर देखें और आपने इस पे सोचा है, तो मध्यस्थ दर्शन को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, पहले तो बचपन में मेरे को लगता था कि साधना के बिना कुछ उपलब्धि नहीं होगी। साधना मतलब एक तरह से तपस्या ही है,
कुछ प्राप्त करना है तो साधना चाहिए, तो उसके लायक तो कोई माहौल दिखता नहीं था। मतलब हाई स्कूल और कॉलेज में आते तक तो ये तो संभव नहीं है। गायत्री परिवार में आने के बाद लगा कि थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। मतलब जैसा श्री राम शर्मा आचार्य ने सजेस्ट किया था कि भाई अपना काम भी करते रहो, आप साधना तपस्या भी करते रहो, उपकार भी करते रहो, पैरेलली करते रहो, ठीक है। पर उससे कुछ हुआ नहीं। इस बीच में फिर मैंने ओशो को भी पढ़ा, तो ओशो से तो कुछ निकला नहीं। मतलब बाबा जी को पढ़ने के पहले ओशो को पढ़ा। अच्छा। बाबा जी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद तो भैया मैंने कुछ थोड़ा बहुत कोई किताबें पढ़ी हैं पुरानी। जैसे एक बार मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ी, पतंजलि योग सूत्र का कुछ पढ़ा जी। तो जैसे मेरे को पतंजलि योग सूत्र एक अच्छी किताब लगी। मतलब उसमें सिस्टमेटिक बताया हुआ है समाधि तक का। कठिन बहुत है पर है तो सिस्टमेटिक हो जी। तो मतलब पुराने जो साधना विधि हैं मैं उनको नकार नहीं रहा जी, क्योंकि मेरी औकात भी नहीं जी, जी, है ना। मैं उसके गो थ्रू भी नहीं हूँ, मैं उसको नकारने का अधिकारी भी नहीं हूँ। और दूसरा मैं ये भी मानता हूँ कि बाबा जी उन्हीं के माध्यम से ही उनको बाबा जी को भी समाधि संयम हुआ है, इसलिए बाबा जी भी उसको नकारते नहीं हैं। पर उसको सार्वभौम होने के क्राइटेरिया पे जब हम देखते हैं कि न तो उसको सब धर्म वाले स्वीकारेंगे, न सब लोग उसको डुएबल नहीं है सबके लिए, तो उस अर्थ में मेरे को लगता है वो अप्रासंगिक हो जाता है। हाँ, किसी को साधना करना है तो उसके लिए तो है ही है, उपलब्ध है ही है। पर अगर आपको जो बाबा जी का जो है कि ये धरती स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा, तो उसके लिए तो भैया बाकी सब साहित्य या सारे वाङ्मय या सारे जो भी दर्शन है वो अप्रासंगिक हो जाते हैं मेरे अर्थ में। अगर आप उस अर्थ में सोचेंगे, पूरे धरती के अर्थ में, व्यक्तिगत अर्थ में अगर सोचेंगे तो आज भी प्रासंगिक है। जी जी। सारे वेद शास्त्र जो भी हैं, जितनी साधना विधियां हैं, उपासना विधियां हैं, वो सब व्यक्तिगत उसके लिए प्रासंगिक है। पर अगर आप सार्वभौम के ढंग से अगर थोड़ा भी सोचते हैं तो फिर तो इसके अलावा और कोई मेरे को कोई विकल्प अभी तक मिला नहीं, दिखा नहीं। विशेषकर जब बाबा जी शिक्षा के द्वारा समाधान की और हाँ, उसकी बात शिक्षा के द्वारा समाधान और संविधान और उसके बाद उसकी सार्वभौम। बहुत बढ़िया। तो भैया थोड़ा सा वाङ्मय से अलग चलते हैं। वैसे भी आप बचपन से ही जो आपकी प्रवृत्ति रही है ना, पढ़ते लिखते रहे और परिवार में रहते हुए, और बाबा जी के साथ परिवार जैसा संबंध आपने बताया, अंजनी भैया हुए तो परिवार जैसे हो गए। मध्यस्थ दर्शन में जो एक मुख्य सिद्धांत है ना, जो बाबा जी न्याय की बात करते हैं, और न्याय की बात तो जब से मानव है शायद सबसे अपेक्षा में रही है ना। और परिवार में, समाज में, आज भी शासन में सब जगह न्याय की अपेक्षा लोग रखते हैं। आपने बाबा जी के साथ रहते हुए बाबा जी के व्यवहार में न्याय को कैसे देखा? अपने साथ संवाद में, अपने परिवार और या जो साथियों के साथ उनके बातें होती थी, ऐसी कोई संस्मरण घटनाएं जिनसे न्याय झलकता हो, जो आपने उनके व्यवहार में जीते हुए देखा हो? भैया देखिए, न्याय का जो मैं थोड़ा सा समझा हूँ जी, कि आप दुनिया के किसी भी आदमी को नकार नहीं रहे हो जी। अच्छा, है ना। बेसिक तो सिद्धांत न्याय का ये है कि आप दुनिया के, चाहे वो कितना ही बड़ा चंडाल आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा साधु आदमी, आप किसी को नकार नहीं रहे हो, है ना। ये स्वीकार रहे हो कि ये मानव है, और इसको जीने का और आगे बढ़ने का और समझदार होने का अधिकार है। क्या बात है ना। ये चीज मैंने बाबा जी में देखी। मतलब ऐसे बहुत से इंस्टांस हुए जब बिल्कुल बेवकूफ भरे लोग, निकृष्ट लोग, जिनको अपन बोलते हैं बदतमीज लोग, बाबा जी से बात कर रहे हैं, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, लेकिन बाबा जी बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहे हैं। बाबा जी के स्नेह भाव में कोई कमी नहीं है। ये तभी संभव है जब बाबा जी उस चीज को, मतलब बाबा जी में तो है ही है उस चीज को, उस चीज का व्यवहार में उनके प्रमाण हो रहा है। हमारे आप जैसे लोग कभी भी उखड़ सकते हैं, कभी भी रिएक्शन में आ सकते हैं, पर मैंने उनको कभी भी किसी भी क्षण में किसी आदमी को नकारते हुए
किसी आदमी के प्रति रिएक्ट करते हुए नहीं देखा, हम्म लेकिन हम्म कोई आदमी जो अहंकार से भर के उनके पास आ रहा है हम्म कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, हम्म मैं बहुत समझदार हूँ और मैं आपको समझाने आया हूँ, मतलब किसको? हम्म, बाबा जी को। हम्म तो फिर बाबा जी उसके अहंकार को समन करने के लिए जो रास्ते अपनाते हैं, उससे किसी को लग सकता है कि बाबा जी ने इसके साथ अन्याय किया, हम्म पर मेरे को लगता है वो भी न्याय ही है। अगर मेरे अंदर कोई अहंकार नाम का दुर्गुण है, अगर मैं बाबा जी के साथ बैठ के उस अहंकार का पोषण ही हो रहा है, तो ये तो न्याय नहीं हुआ। उसका अहंकार का कुछ न कुछ तो उसको पता चलना ही चाहिए कि ये मेरा अहंकार है, या उसका समन होना चाहिए, तभी बाबा जी जैसे लोगों का न्याय हुआ। भाई मैं अगर किसी बाबा जी जैसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, मेरे दुर्गुणों को दिखा पाए, उसमें से कुछ को समन कर पाए, तो वही उनका न्याय हुआ ना। न्याय हुआ। तो ऐसा भी करते हुए मैंने देखा है। जी एक घटना है, शायद और कोई भी उल्लेख कर सकेगा आपका। बताएं भैया। बिल्कुल। एक दत्ता जी से लंदन में रहते थे, उनका पूरा परिवार। दत्ता जी। दत्ता जी, अच्छा। काफी आना जाना था। हाँ, आरएसएस के वो मतलब पूरे वर्ल्ड के मुखिया थे, मतलब अच्छा। मतलब अब वर्ल्ड के मुखिया, भैया आरएसएस तो इंडिया में ही है। हाँ, अब वो लंदन में मुखिया हो गए, मतलब जो भी रहा होगा, पर ऐसा उनके बारे में था। जी। तो एक बार किसी के संयोग से लंदन से उनको पता चला कि वहाँ एक अमरकंटक में नागराज जी हैं जिनको समाधि हुई है। तो ये जो भी हिंदू आदमी है और जिसको थोड़ा भी वेदों का और किसी का थोड़ा सा आकर्षण है, वो समाधि को मतलब अल्टीमेट चीज मानता है। जी। तो आए वो लंदन से, तो हम लोगों को पता चला, मतलब लंदन में जो भी संपर्क सूत्र थे, तो मैं, सोम भैया, महाराज जी, अंजनी भैया, उनको एयरपोर्ट से लेके सीधे अमरकंटक गए बाबा जी। जी। बाबा जी के पुराने वाले घर में जैसे ही हम लोग बाहर पहुंचे। कौन से ईयर की बात है भैया? ये 2000 के आसपास की बात। अच्छा, हो 2000 के आसपास 2004-5 के बीच की बात। जी। उनका मसूरी आना भी हुआ था। मसूरी आना भी हुआ था। हरिद्वार में भी एक आध दो पूरे घरों वालों का शिविर कराए हैं। अच्छा। 2-3 के आसपास। सोम भैया का 2002-3 की बात। 2002-3 की बात। ठीक है भैया। तो आए, तो जैसे ही अंदर घुसे हैं भैया बाबा जी के घर में, बाबा जी बोले, तुम्हारे पास जो पैसा है ना, वो बाहर मेरी फटी हुई जूती पड़ी है, उसके नीचे रखो, फिर अंदर घुसो। दत्ता जी को बोले, तुम्हारे पास जो पैसा है ना, उसको बाहर मेरी फटी जूती पड़ी है, उसके नीचे रखो, उसके बाद आके बैठो। मतलब घुसते ही पहला वाक्य बाबा जी का। मतलब इसको आप अन्याय भी बोल सकते हो, पर मेरे डिस्क्रिप्शन में न्याय है कि उनको जो भी अहंकार रहा होगा, पैसे का रहा हो, जो भी रहा हो, उसकी पहली चोट। जी। हम लोगों के लिए भी आसपास। हाँ, हम लोगों के लिए भी। जी। बहुत। आपको अपने साथ या जो साथी हैं वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दिया? भैया देखिए, हम लोग, मैं तो बाबा जी के पास जब से बाबा जी को समझा, तो उनके साथ अहंकार तो मेरे पास था ही नहीं। उनके सामने तो नहीं था, कम से कम। उनके बाहर आने के बाद भले थोड़ा अहंकार रहा हो, है ना, तो उनके सामने तो अहंकार से पेश आने का सवाल ही नहीं उठता। पर हम सबके साथ में, मतलब जैसे आप हैं और साथी भी हैं, मेरे को नहीं लगता व्यवहार में, मतलब अहंकार वाला नहीं, एक तो अहंकार वाला तो है ही वो कि भाई उसका समन करना। ये देखिए, बाबा जी के साथ में कुछ चर्चा के दौरान कुछ हमारे साथियों ने जो चर्चा आई है, उसमें थोड़ा सा कुछ आवेश दिखाया है। अच्छा। मैं उसको वो नहीं करना चाहता, उदाहरण नहीं देना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक बात है ना, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। आज भी ऑडियो वीडियो में है, मेरे को उसको सुनता हूँ तो बहुत दुख होता है। अच्छा। है ना, मतलब वो बाबा जी को एक तरह से डांटने की जैसी कोशिश हो रही है। अच्छा। तो मतलब उस सब चीज को देख के लगता है, मेरे को इतना दुख होता है कि हम ही बाबा जी से प्रेरणा लेने गए हैं, समझने गए हैं, और हम उन्हीं को नहीं समझ पा रहे हैं। तभी इस तरह की भाषा उपयोग हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती।
तो वहाँ पे अहंकार दिखता है। ठीक बात। आपका व्यक्तिगत में देखूं, आपने शायद इस पे ध्यान दिया होगा, पर जैसे आज आपसे बात करते हुए लगा कि वही बचपन से आपको रामायण और गीता पढ़ने का तो था, परंतु जो मंदिर हैं या पुजारी हैं उनके प्रति, या है ना वो जिसको हम आडंबर कह सकते हैं, मूर्ति पूजा के प्रति कोई ऐसा वो नहीं था, बल्कि विरोध था जो आपने बताया। पर जब हम बाबा जी के यहाँ जाते हैं, जब जब से मैंने जाके देखा है, पहले से रहा ही होगा, माता जी हैं जैसे वो मूर्ति पूजा और घर में ही एक मंदिर बना के रखती हैं, उस चीज को आपने फिर कैसे, बाबा जी किस तरह से इसको संतुलित करते थे और आपने कैसे इसको देखा फिर? भैया देखिए, मैं बाबा जी के यहाँ जब भी जाता हूँ, जी उनके घर में जो पूजा स्थल है, जाके वहाँ भी मैं प्रणाम करता हूँ, जी जी है ना। जब हम दर्शन को पढ़ते हैं तो हमको देवी देवताओं का स्वरूप क्या है जी। ये अवगाहन में तो आता है। हम्म। मतलब हम बाबा जी ने बताया कि देवी देवता क्या होते हैं, जी जी जी। कि भाई जो आदमी सशरीर साधु था, वो शरीर छोड़ने के बाद में देवी देवता जी है ना। तो देवी देवताओं का जो एग्जिस्ट है, या उनका सही डेफिनेशन या उनका सही अर्थ हमको पता चला, वो पता समझ में पता आया। चला। जी। तो उसके बाद फिर मंदिर में भी जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मंदिर है, वहाँ कोई ना कोई देवी देवता हो सकता है, फिर कोई ना कोई देवी देवता वहाँ पे अपना प्रेजेंस रखते हों, जी। है ना। उनके लिए मूवमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो जिनके पास शरीर नहीं है, केवल जीवन के लिए मूवमेंट तो कोई हो सकता है कुछ मंदिरों में, क्योंकि कई जगह कुछ जगह जाने से थोड़ा सा कुछ फील भी होता है ऐसा, है ना। तो सही हो गया, जो पहले आडंबर और आचरण का मुद्दा था, अब वो देवी देवताओं का सही स्वरूप समझ में आ गया। हाँ, तो अब जो है, हाँ मतलब मंदिर में जाना मेरे को क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ पुजारी ही मुख्य होते थे, उन्हीं के आचरण को हमने मान के उससे एक तरह से हम वो हुए, विद्रोही हुए। पर अब ये समझ में आता है कि वहाँ के पुजारी का आचरण नहीं देखना है, तुमको वहाँ पे अगर कोई जीवन है तो उसको प्रणाम करना है, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ ही हैं। जी जी, बहुत सुंदर, बढ़िया बात हो गई। अब ये तो मंदिर की बात हुई और न्याय की बात हुई, और मध्यस्थ दर्शन की अब हम बात कर रहे हैं, बाबा जी की बात कर रहे हैं। तो बाबा जी का जो मध्यस्थ दर्शन में एक बहुत बढ़िया मानव लक्ष्य के रूप में जो उन्होंने दिया है प्रस्ताव, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, है ना, और उनका ये संदेश रहा भी है कि भाई हर मानव में समाधान हो जाए, परिवार समृद्धि पूर्वक जी पाए। तो आपने भी अध्ययन किया है और हम भी अध्ययन कर ही रहे हैं, तो समाधान समृद्धि को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। उसके चलते हुए आपने बाबा जी के जीने में दो बातों में इसको देखें आपकी दृष्टि से। एक तो आपने बाबा जी के जीने में समाधान और समृद्धि दोनों को आप जैसे बताना चाहें, उस स्वरूप को कैसे देखा और कैसे अपने परिवार के लिए प्रेरणा पाई, उसके बारे में थोड़ा सा हम सबको बताइए भैया। भैया देखिए, बाबा जी के आचरण में या उनके व्यवहार में समाधान ऐसा था कि आप कोई भी समस्या लेके जाओ, जी जी, उनको समाधान सोच के नहीं देना पड़ता था। मतलब आपके पास कोई समस्या है, आप बाबा जी से चर्चा कर रहे हो, तो उसको 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट सोचेंगे फिर समाधान देंगे, ऐसा नहीं था। वो आपकी बात बंद होते ही उनका समाधान होता था, उपलब्ध था। हाँ, उपलब्ध था, मतलब निरंतर प्रवाहित था, केवल उनको बोलना रहता था, है ना। और कई बार तो उनके पास बैठने से ही समाधान हो जाना था, उनके बोलने की जरूरत भी नहीं होती थी, है ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, है ना। तो चाहे वो आपस में घर की समस्या हो, या नौकरी की समस्या हो, या इसकी समस्या हो, क्या बोलते हैं आपके, जैसे कुछ भी। एक बार इनको राजा को या मीना भाभी को मुंह में छाले हो गए थे। अच्छा। तो बहुत 6-8 महीने ठीक ही नहीं हो रहे थे। बाबा जी बोले देसी गुलाब खाओ, मतलब मुंह में दिन में 3-4 बार उसको चुगलते रहो, खाते रहो। मेरी आँख में एक प्रॉब्लम है, जो आप लोगों को सबको पता है 10-12 साल से, कि आँखें अपने आप पलक बंद हो जाती है, पर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है मेरा जी। मैंने बाबा जी को दिखाया, तो बाबा जी बोले गुलबकावली डालो। तो गुलबकावली से ठीक तो होता नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने बोला न्यूरो का प्रॉब्लम है। न्यूरो को दिखाया, तो
उससे कुछ नहीं हुआ। बॉम्बे हॉस्पिटल में जाके दिखाया न्यूरो फिजिशियन को, वो भी बोला इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। पर बाबा जी जब भी मिलते थे तब पूछते थे आप कैसी हो तुम्हारी। तो मैं बोलता था बाबा वैसी ही है। बोले बेटा गुलबकावली डालते रहो। अब देखिए उनका पहले दिन से वही समाधान था कि गुलबकावली डालते रहो। अगले जब तक मैं मिलता रहा तब तक वो यही बोलते थे गुलबकावली डालते रहो। आज भी मेरी जेब में, मैं कहीं भी जाता हूँ जेब में गुलबकावली रहती है। तो मैं सारे प्रयास करने के बाद अल्टीमेटली मेरे को समझ में आया कि गुलबकावली के अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। जी जी। क्योंकि इसका कोई एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है। गुलबकावली डालने से उसमें रिलीफ मिलता रहता है और नेचुरली पिछले 2-3 सालों से काफी कम भी है। काफी कम हुआ है। तो मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ मल्टी डायमेंशनल समाधान उनके पास था ही। जी जी जी। मतलब कोई भी, जैसे कई बार कई लोगों को कुछ जिसको भूत प्रेत बाधा या जीवन तंग करना बोलते हैं, उसका भी उनके पास समाधान रहता था। तो वो बोल देते थे कि ये ऐसा कर लो जाके, ठीक हो जाता था। ये 2 मिनट में। अच्छा हाँ, तो आप बता रहे थे समाधान की बात बता रहे थे भैया, है ना, कि बाबा जी के पास तो समाधान प्रवाहित ही रहता था और वो तो जो आदमी पहुंच गया या तो बिना बोले या बोलकर उसको मिल जाता था। समृद्धि को कैसे देखते हैं, क्योंकि बाबा जी ने समृद्धि पे भी बहुत जोर दिया है। भैया देखिए बाबा जी का परिवार मतलब समृद्धि परिवार में है। जी जी। तो बाबा जी की समृद्धि उनके परिवार के बाहर भी थी। मतलब कैसे थी, जैसे बाबा जी के पास कोई आ रहा है और बाबा जी को लगता था कि इसको कुछ सहयोग करना चाहिए आर्थिक रूप से, तो भी बाबा जी करते थे। मतलब उनका परिवार तो जो भी, जैसे बाबा जी आयुर्वेद में चिकित्सा करते थे जी, और पहले बहुत खेती भी करते थे, हाँ, है ना, और बाद में आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे। और उनके दोनों जो बड़े बच्चे हैं मुन्ना भैया और दादा भाई, वो लोग भी काम करते थे जी। तो कुल मिला के बाबा जी का परिवार तो अपने आप में समृद्ध था जी। पर मैंने कई बार ऐसा देखा है जो कोई जरूरतमंद आदमी आया उनके पास जी। उसको उनने उसकी आर्थिक सहायता भी की जी। है ना। जैसे दवाई, कोई ऐसा आदमी आया जो दवाई के पैसे नहीं दे सकता तो भी दवाई देते थे जी। मतलब पैसे नहीं दे सकता इसलिए दवाई नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उनका कभी ऐसा नहीं रहा। कभी नहीं, है ना। तो समृद्धि तो प्रमाणित थी ही उनके परिवार में। जी। और बाबा जी की जो जितनी भी चर्चा हुई है तो समृद्धि वाले उसको देखेंगे तो बाबा जी तो बोलते हैं बचपन से मेरे को कभी अभाव तो छुआ नहीं। सही बात है ना। तो मेरे को लगता है समृद्ध तो बाबा जी बाई बर्थ हैं। वो तो मैं दिव्यपथ में भी उनका जब सुना था तो नारियल और पैसे दीवार में, हाँ नहीं, उसके अलावा भी जब यहाँ साधना भी करते थे जब उनके पास कुछ नहीं था जी तो भी उनको अभाव तो कभी छुआ नहीं। मतलब सवेरे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और शक्कर नहीं होती थी जी, तो भी वो समृद्ध थे। सही बात। तो समृद्धि एक भाव भी है जो तो बाबा जी को कभी बचपन से आज तक छुआ ही नहीं था। ठीक बात है ना। ठीक बात जी। और सही बात है, मतलब उनको जैसे हम लोग भी जाते रहते थे घर पे तो कभी लगता नहीं था कि ऐसा कि बिल्कुल जो ठसके से जीने का एक उनका डिजाइन है, ठसके से जीना और ठसके से खाना पीना बिल्कुल चाहे 10 लोग आ जाएं चाहे 20 लोग आ जाएं। हाँ, तो भैया हमारी तो चर्चा बहुत बढ़िया चल रही है और मुझे लगता है अब इसको एक कंक्लूजन की तरफ भी ले जाएंगे जी। भाभी जी से बात करनी है जी। आपको ओवरऑल मध्यस्थ दर्शन का जो संदेश है ना, वो कैसा लगता है? अगर आप अपनी दृष्टि से अपने समझ से उसको देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? भैया देखिए मध्यस्थ दर्शन का संदेश तो अपने आप में एक मानव जाति के लिए संपूर्ण आयामों को कवर करता है जी। मतलब मानव के लिए या मानव जाति जो है पूरी धरती पे वो जितने भी आयामों में जी सकती है उन सारे आयामों में के लिए इसमें समाधान है जी। है ना। बस जरूरत है
तो लोगों तक पहुंचने की, लोगों को इसको स्वीकार करने की और अभ्यास विधि से इसको जीने की, जी और पैरेलली फिर शिक्षा में और संविधान में आने की। जी जी मतलब इसमें कोई आज तक मेरे को या किसी को भी जो इसका विद्यार्थी है, शोधार्थी है, हम्म उसको कोई लूप होल मिला हो या कोई ऐसा कोई स्ट्रेच मिला हो कि यहाँ पे कोई बात कमी सी है या अधूरी है, जी ऐसा तो मिला नहीं। जी जी मतलब सारे डायमेंशन को, सबको, मतलब इस धरती को स्वर्ग जैसी कैसे बनाई जा सके, जी उसके सारे डायमेंशन को कवर करता है मध्यस्थ दर्शन। जी और यही इसमें ब्यूटी है जो अभी तक के किसी दर्शन में नहीं है, नहीं है ना। जी और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी जिज्ञासा ऐसी नहीं है जो इससे समाधानित नहीं है, नहीं होती है जी है भैया, ना। जी तो वो अपने आप में तो कंप्लीट है। जी। तो मैं एक दो बात और आपसे पूछूंगा, पर उससे पहले अशोक भैया कुछ और भैया से हो गया है। तो भैया देखिए, हम मोटा मोटा तो बाबा जी की जो आपकी यात्रा शुरू हुई बचपन से वो कवर कर चुके, पर एक बार और आपके उससे जानना चाहेंगे कि जो आपके बचपन में जो क्वेश्चन रहते थे, है ना, जो प्राइमरी लेवल से ही कि भाई मेरी उपयोगिता क्या है ना, और मैं गलत समय पे शायद पैदा हो गया हूँ, जो स्वतंत्रता के समय जब आज़ादी की लड़ाई के टाइम में आज़ादी की लड़ाई पढ़ते थे आप, वहाँ होना चाहिए था। अब आज मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद इन दोनों सवालों को अब उत्तर को कैसे देखते हैं आपने जो मध्यस्थ दर्शन से प्राप्त किया? क्योंकि इसका अधूरापन आपने बताया कि जब आगरा के पास में वो गए वहां पर भी आपको आंवलखेड़ा में भी लगा, आंवलखेड़ा से आने के बाद लगने लग गया था कि ये जो मैं जो कर रहा हूँ, हाँ, या जो भी श्री राम शर्माचार्य जी के मार्गदर्शन में जो भी किया जा रहा है, हाँ, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अब वो दर्शन हो सकता है कुछ हद तक उसकी उपलब्धियां उपलब्धि हुई होंगी, पर कंप्लीटनेस नहीं है। अब मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में उसका अध्ययन से अब आप आज कैसा फील करते हैं? अब भैया मध्यस्थ दर्शन की रोशनी के बाद देखिए, एक तो ये समझ में आ गया कि जीवन अमर है। जी जी। ये शरीर यात्रा ग्रहण करता है और ये कंटिन्यूअस यात्रा है। तो गलत समय पे पैदा होने का मुद्दा नहीं है जी। मतलब पिछले शरीर यात्रा में हो सकता है मैं आज़ादी की लड़ाई के टाइम में पैदा हुआ हूँ, करके ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ, है ना। जी जी। और इस शरीर यात्रा में उससे आगे कुछ हुआ हो, अगली शरीर यात्रा में कुछ और आगे होगा, तो वो क्वेश्चन तो अब रिजॉल्व हो। जी। दूसरा है मेरी उपयोगिता को लेके, तो अभी तक मैं जितना भी कर पाया हूँ इस शरीर यात्रा में, परिवार के अर्थ में और समाज के अर्थ में, वो मतलब संतोषप्रद है जी। पर उससे ज्यादा किया जा सकता था या किया जा सकता है, ये भी लगता है जी। तो भैया एक और बात बताइए, क्योंकि आपने हल्का सा उसको छुआ था जब 2000 में अछूटी संस्थान की बात हो रही थी, तो आपकी उसमें भूमिका रही है, ये मुझे तो पता है, और आज भी संस्थान की जो गतिविधियां हैं उसके संचालन में, संरक्षण में आपका योगदान है। पर आप अपनी नज़रों में उस योगदान को और संस्थान के ध्यान में रखते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी की भी जो पहली कर्मभूमि है, क्योंकि सानिध्य में जब मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने एक लेख लिखा था, तो उसमें अछूटी संस्थान को ध्यान में रखते हुए बाबा जी के योगदान को रखा था। उसको लेकर और जो भाव बनता है आपको संस्थान और आप खुद और बाबा जी के सहयोग से, वो कैसा लगता है भैया? बाबा जी को अभ्युदय संस्थान से मतलब एक किसी भी महापुरुष को जो अपेक्षा होनी चाहिए, जो जहाँ पे समय लगाता है जी, वैसी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी जी, जिनको हम जैसे लोग या मेरे जैसे लोग योग्यता और पात्रता के अभाव में पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। अच्छा, पर आगे पूरा करेंगे जी, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि अगली पीढ़ी भी, मतलब मेरे को ये भी एक खुशहाली की बात है, सूर्यकांत बेटा और आप सबके बच्चे उसमें लगे हाँ, हैं, मतलब हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी ने, हाँ, और मुझे तो लगता है कि तीसरी पीढ़ी भी उसमें लगने जा रही है। अनुभव बेटा, उनका तो नाम ही अनुभव है। क्या अनुभव बेटा?
तो जी बात जी भैया। तो मतलब जैसे मेरे सूर्यकांत है, हाँ अ, उसने जो भी मतलब भारत में जो भी एक हाई स्तर की जो पढ़ाई होती है, जो जी जी वो सब करते हुए और सारी अपॉर्चुनिटी को अ, होते हुए भी उसने उन सबको छोड़ के हम्म, और मध्यस्थ दर्शन को स्वीकार किया। जी जी वो मैं मतलब हमारे परिवार में रहने के कारण उसका ये हो पाया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये भी मैं एक अपनी मतलब अपनी उपलब्धि है, उपलब्धि के रूप उपलब्धि में है मानता हूँ जी। कि वो हो सकता है अगर मेरे अलावा किसी और परिवार में होता तो शायद उसको ये वातावरण नहीं मिलता, जी तो उसको ये मतलब वो उसकी जीवन की जो सार्थकता है क्या है। उस जब वो भैया छोटा था, 2-2.5 साल का था, जी तो ये बोलता था कि मेरे को हिमालय में जाना है। अच्छा अच्छा, 2-2.5 साल से। हाँ, मेरे को हिमालय जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। हाँ अच्छा हाँ, तो मतलब शुरू से उसका ऐसा था, मतलब जी थोड़ा सा अध्यात्म की ओर रुझान था। मतलब जैसे उसको कपड़े दिलाने ले जाओ बाजार में तो उसकी कोई रुचि नहीं थी, मेरे को नहीं चाहिए कपड़े, ऐसा बोलता था। मतलब थोड़ा सा वो ऐसा था, तो हमको लगता था बड़ा होके थोड़ा सा उसमें जाएगा, जी है ना। जी जी कोई पर हम्म, है ना, पर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई के बाद जनरली ऐसा लगता ही है कि भाई इतनी उपलब्धि होने के बाद आदमी जॉब वॉब में चला ही जाता है और जी सब, तो उससे वो अपने आप को मतलब बचा लिया, मतलब उससे विड्रा कर लिया दुनियादारी के जो जी लंबे चौड़े चक्कर हैं। तो वो भी हमारे परिवार के लिए एक उपलब्धि है। बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है हमारे परिवार में, वो हमारे एक्सटेंडेड परिवार में हाँ उस चीज़ को लेके आज भी क्वेश्चन मार्क है कि भाई वो कि जॉब क्यों छोड़ हाँ दिया वो और क्यों ये नहीं सब कर रहा है कुछ। तो उनको बताना भी थोड़ा कठिन होता है, पर मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो जो कर रहा है वो काफ़ी है, पर्याप्त है। तो इस ढंग से जी तो भैया मेरे इस को ये बात भी की खुशी है जी कि मैं जितना कर पाया, हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा कर पाए। हालांकि जीवन का अपना अपना है, मेरी यात्रा अपनी है, उसकी यात्रा अपनी है, जी पर परिवार के ढंग से देखेंगे तो एक लगता ही है। तृप्ति की हाँ जगह मतलब एक है तृप्ति की जगह है मेरे लिए। ये हम लोगों के लिए भी भैया बहुत बढ़िया लगता है हमको। मैं कल भी जैसे प्रतीक बेटा से बात कर रहा था, गोपाल बेटा से बात की है ना, और सूर्यकांत बेटा को वो सब एक लीडर की तरह देखते हैं वो पूरा ग्रुप, क्योंकि आप सबकी जो मित्रता रही है, अंजनी भैया, आप रंजीत भैया है ना, अनिता दीदी। अनिता दीदी, सोम भैया, आप सबके बच्चे भी एक उम्र के हैं और आपस में मिलते रहे हैं। हाँ और सभी अब अध्ययन में वो कह रहे थे कि भाई जब हम तो छोटे थे, जब बाबा जी आते थे, हम उतना समझते नहीं थे कि ये कौन बाबा दादा है, पर आज उनका व्यक्तित्व समझ में आता है, उनका ज्ञान समझ में आता है। पर वो बढ़िया बात है, हम लोगों की खुशी की बात है कि दूसरी पीढ़ी ने, लगभग सभी के बच्चे इसको समझने में लग रहे हैं। और सूर्यकांत बेटा का से तो मुझे बात करना था, पर क्योंकि आज मुझे पता है कि अछोटी में अभ्यास दर्शन का अध्ययन चल रहा है, सोम भैया के साथ में वहाँ पे होंगे। पर हाँ इसलिए तो बिल्कुल, तो मैं अगली बार कभी जब मौका लगेगा तो उनसे बात करेंगे। तो भैया आप पूछिए, फिर मैं आगे भैया ये जो अछूटी संस्थान अपना शुरू हुआ, जी। इसके प्रारंभिक उसमें काल में कौन कौन मुख्य व्यक्ति रहे उसको स्थापना करने में, उनका अगर नाम आ जाए तो भैया कुछ संक्षिप्त हाँ में हाँ कहा। हाँ, संक्षेप में मतलब ये आना भी चाहिए, किसी न किसी के वर्जन में तो आना ही चाहिए, है ना। ये देखिए उसमें मुख्य रूप से भूमिका राजन महाराज जी की रही, है ना। उसके बाद जो रायपुर से सोम भैया, अंजनी भैया और परिवार, अंजनी भैया मतलब रंजीत भैया, राजा भैया, है ना, अरुण भैया मतलब अनीता दीदी के भाई, अनीता दीदी मतलब धीरेन्द्र शाह, है ना, दिनेश राठौर जी रहे, ये क्या बोलते हैं अपने संकेत भैया, अनिल राठौर जी रहे, अच्छा, संकेत भैया तो रहे ही, संकेत भैया, संकेत भैया की मुख्य भूमिका रही, कल्पेश भैया, कल्पेश भैया रहे, है ना, और समीर वाजपेयी भैया भी रहे, एक सुधीर उपरीत जी हैं अपने डेयरी टेक्नोलॉजी में, उनकी भी भूमिका रही, एक आर.एन. शर्मा जी थे एग्रीकल्चर कॉलेज में, उनकी दुर्भाग्य से 1 साल पहले डेथ हो गई, वो भी रहे, है ना। दुर्ग में डॉक्टर ओम तिवारी जी की रही, और भी उनके कुछ दोस्त लोग थे उनकी रही, बाबा जी के कई इधर उधर के शिष्य उनकी रही, अर्चना दीदी की भी रही, गणेश भैया का और इनका क्या बोलते हैं गणेश बागड़िया जी का भी उसमें वो रहा, मार्गदर्शन रहा। और सबसे बड़ा जो हम लोगों को भैया
अभ्युदय संस्थान को एक मतलब सिस्टमेटिक बोला जाए या न भटकने देने का जो रहा कि बाबा जी का हर 3 महीने में, न्यूनतम 3 महीने में, उसके पहले भी आ जाते थे, बाबा जी का मार्गदर्शन रहा। और एक एक चीज पे बाबा जी की नजर थी। वहाँ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, क्या शिविर हो रहा है। जैसे एक बार कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट का कोई शिविर वहाँ ऑर्गेनाइज तय हुआ। बाबा जी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, यहाँ मध्यस्थ दर्शन के अलावा और कोई भी शिविर नहीं होगा, कोई भी दूसरा शिविर नहीं, है ना। ये केवल मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन स्थली है बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही एक बार वो आप लोगों ने देखा होगा, अंजनी भैया का जो अछूटी में घर है उसके बाजू में एक तो मड हाउस जैसा बना हुआ है, छोटा सा गोडाउन जैसा, वो बन रहा था और वो 6-7 फीट हाइट, 8 फीट हाइट तक आया था। तो अचानक बाबा जी का आना हुआ, तो बाबा जी घुसते समय उसको देखे, अंदर बैठे और तुरंत मेरे को बुलाए। बोले क्या बन रहा है? मैं बताया बाबा जी ऐसा ऐसा है। तो बाबा जी बोले यहाँ पे कोई भी एक भी ईंट अक्कर रखी जाती है तो तुम्हारे बिना जानकारी के, तुम्हारे बिना परमिशन के नहीं होना चाहिए। वो गलत बन रहा है, गलत ढंग से बन रहा है, गलत जगह बन रहा है। मतलब उनका ऐसा था, मतलब एक एक चीज के लिए। बीच में एक बार ये हुआ कि यहाँ पे जो बच्चों के लिए कुछ झूले वूले लगा दिए जाएं, क्योंकि शिवरार्थी आते हैं उनके बच्चों के लिए। बाबा जी ने बिल्कुल मना कर दिया, यहाँ कोई पार्क जैसा चीज जहाँ खेलने वेलने या इस तरह का मनोरंजन की चीजें नहीं लगेंगी। तो मतलब वो उनका जो सोच था वो क्लियर कट था। ये सिर्फ और सिर्फ चाहे बच्चे हों या बड़े हों, केवल मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के लिए आएंगे, और जो इनको मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन में रुचि हो ना आए। गंभीर साधना स्थली, अभ्यास स्थली, अध्ययन स्थली, बस कोई मनोरंजन का नहीं और कोई दूसरी चर्चा नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे कोई चर्चा। एक और मैं बात पूछूंगा, तो बाबा जी का ये बहुत प्रयास रहा है ना कि जो ये दर्शन की वस्तु है, एक मध्यस्थ दर्शन का तो विधिवत पठन और अध्ययन हो, छुट्टी में भी हो और बाकी सब जगह भी हो, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि ये शिक्षा की वस्तु के रूप में बने और शिक्षा में जगह जगह जाए। इस संदर्भ में बाबा जी खुद कई जगह गए। क्या आपको इस तरह की में आपका कोई योगदान इसमें रहा है कि कैसे ये शिक्षा जगत में जाए इतने, क्योंकि आप इतने समय से लगे रहे हैं? भैया शिक्षा जगत में जाने के लिए बाबा जी ने हम लोग के मिलने से पहले बहुत प्रयास किया है। जैसे एमपी में जब अर्जुन सिंह सीएम होते थे तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि शिक्षा का मानवीकरण होना चाहिए। अर्जुन सिंह ने किन्हीं को भेजा था उनके पास, उनसे चर्चा हुई और जो भी हुआ, मतलब उसमें हुआ कुछ नहीं, क्योंकि किसी को पॉलिटिकल आदमी को मानवीकरण समझ में नहीं आता, शिक्षा समझ में नहीं आता, है ना। फिर यहाँ जब संयोग से यहाँ पे मुख्यमंत्री रमन सिंह से उनसे कुछ उनके लड़के ने, चूंकि यहाँ शिविर किया हुआ था छोटी में अभिषेक सिंह जी ने, तो रमन सिंह जी से मिलना हुआ तो बाबा जी उनको बोले ये शिक्षा की वस्तु है, इसको शिक्षा में करो, और ये शासन की जवाबदारी है, क्योंकि शासन की जवाबदारी कि अच्छी शिक्षा देना है नागरिकों को, और अच्छी शिक्षा तभी होगी जब उसमें मानवीय शिक्षा जाएगी। तो तुम्हारे प्रथम कर्तव्य है कि तुम छत्तीसगढ़ के लोगों को, बच्चों को शिक्षा दो, मानवीय शिक्षा। फिर उस टाइम में कुछ चालू हुआ, स्कूल के जो टीचर हैं उनका छुट्टी में शिविर और अध्ययन शिविर ये सब चालू हुआ। प्लस इससे पहले एक 1 से 5वीं तक की एक पुस्तक लिखी गई थी, है ना, मध्यस्थ दर्शन पे आधारित। वो अनीता लोगों ने जब यहाँ स्कूल चालू किया था उस संदर्भ में वो लिखी गई थी, अभिभावक विद्यालय के लिए। तो उसमें मुख्य रूप से भूमिका तो साधन भैया की थी उस किताब को लिखने में, पर कुछ कुछ चैप्टर जो है मैंने भी लिखे थे उसके, सोम भैया ने लिखे थे, कुछ जो स्वर्णा दीदी ने भी लिखे थे, ऐसा 4-5 लोगों ने लिखे, उनके कुछ कुछ लिखे थे। तो 1 तक की 5वीं तक की पुस्तकें जो लिखी थी, तो उस पुस्तकों को फिर गवर्नमेंट ने छपा के और सारे स्कूलों में अपने बंटवाया भी था, है ना।
तो काफ़ी दिन चला, मेरे ख्याल से 3-4-5 साल चला। फिर जैसा कि पता है, शिक्षा मंत्री बदल जाता है, शिक्षा सचिव बदल जाता है या सीएम बदल जाता है, तो उनके एजेंडा बदल जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता गया। बढ़िया भैया, तो बढ़िया चर्चा चल रही है भैया आपके साथ। हमें जो पूछना था वो तो लगता है अब हम आपसे, मुझे जो जानना था और हमको जो जानना था वो तो लगभग हो गया, पर आप अपनी तरफ से कुछ और बातें जो बाबा जी के साथ की हों या अदरवाइज आपको मध्य दर्शन की रोशनी में झलकी हो, ऐसा कुछ शेयर करना चाहिए, कहने का मन हो? हाँ भैया, देखिए, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मैंने जब ये 98-99 वगैरह में जब मैंने अध्ययन शुरू हुआ मेरा, जी या अभ्यास शिविर हुआ, अभ्यास शुरू हुआ, तो मेरे को ये लगता था कि ये अगर अच्छे से प्रयास किया जाए, लग के प्रयास किया जाए, तो 4-5 साल में आदमी जो है साक्षात्कार या बोध तक पहुंच सकता है। अनुभव का तो खैर मैं नहीं बोल सकता था, मेरे को लगता था कि पहुंच सकता है, पर उसकी शर्त यह है कि वो एक सूत्री कार्यक्रम वही होना चाहिए। मतलब जिसको बाबा जी वो बोले ना एक जगह, क्षण क्षण जो विक्षण, वो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो वो है, जो मन है, भटकना नहीं चाहिए, लगातार इसी में लगना चाहिए। तो मेरे को लगता था 4-5 साल में हो सकता है, अगर कोई आदमी जिसके संस्कार भी अच्छे हों, प्रवृत्ति भी अच्छी हो और लगे, तो साक्षात्कार बोध मतलब एक स्टेबल जगह पे आ सकता है, जहां से फिर उसका डाउनफॉल होने की संभावना नहीं है। और ऐसे लोगों की जब तक समाज में बहुतायत नहीं होगी, तब तक हम इसको प्रोपगेट करते रहेंगे। पर जो लाइट हाउस या जो लोगों को एक उदाहरण, जब तक बाबा जी हमारे बीच थे तब तक एक उदाहरण थे जी, ये व्यक्ति है जो संपूर्ण है, आप इसको जांच लो किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से, समाधान, समृद्धि, सार्वभौमता सब इनमें प्रमाणित है जी, दिखती है। उसके बाद कुछ और लोगों को होना चाहिएगा। तो उसमें से मैं अपने आप को भी एक मानता था, मैं भी हो सकता हूँ जी जी, है ना। लेकिन मतलब ये मेरा एक पीड़ा है कि मैं नौकरी के कारण, मतलब जॉब के कारण शायद उस सघनता से उसको नहीं कर पाया जी, इसलिए वो जो अचीवमेंट मैं चाहता था वो नहीं हो पाया। पर मेरे को उम्मीद है कि जो नई पीढ़ी है या जो हमारे साथ के जो लोग लगे हुए हैं वो भी उसको अचीव करे और जल्दी से जल्दी, मतलब एक उदाहरण की तरह या एक जागृत मानव या अर्ध जागृत मानव की तरह उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेरणा पहुँचे और कुछ इसी शरीर यात्रा में कुछ हम बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकें, तो अगली शरीर यात्रा में हमको आसानी होगी। बहुत बढ़िया भैया, मुझे लगता है आपके साथ, आपको जान के, समझ के, आपका साक्षात्कार अनुभव करके बहुत अच्छा लगा, है ना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ये जो शुभकामनाएं हैं ये प्रमाणित हों, फलीभूत हों। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों सभी को, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्कार। सभी को नमस्ते एक बार फिर से। और हम आज BR भैया अंचला भाभी के घर पर ही हैं, और अभी BR भैया से बातचीत हुई, अब अंचला भाभी जी हमारे साथ में हैं। उनका वैसे एक पहचान तो इससे भी है कि बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में वो बाबा जी की डायरी को शेयर करती हैं और सबको भेजती रहती हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। बाबा जी की हैंड राइटिंग तो समझ में आती नहीं है, लेकिन आप देखते हैं बाबा जी उस समय वहाँ पे रहते हैं, वो बताते जाते हैं, बेटा ऐसा लिख लो। तो भाभी जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम आपसे थोड़ा सा जो बाबा जी के साथ संस्मरण आपके रहे हैं, है ना भैया से, जैसे हमको समझ में आया है कि बाबा जी तो आते ही रहे हैं और आप मिलती रही हैं, अनीता दीदी से भी मिला है कि आपकी सब टीम रहती थी। तो भाभी जी, लेकिन पहले आप अपने थोड़े से बचपन के बारे में बताइए, जो विवाह तक, भैया से मिलने तक कुछ आपकी कैसी प्रवृत्तियां थी, आध्यात्मिक यात्रा थी, या क्या आप के विचार चलते थे, उसको थोड़ा हमें बताइए। भैया बचपन तो मेरा मतलब
सामान्य जी जैसा बच्चों का रहता है वैसे ही बीता है। जी और मेरे पापा प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो घर में थोड़ा वो स्ट्रिक्ट रहते अच्छा, थे। पहले के पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि माँ से ज़्यादा हम्म, पिताजी का वर्चस्व रहता था, तो जी वो उनका थोड़ा घर पे स्ट्रिक्टनेस थी। जी मम्मी थोड़ी आध्यात्मिक थी, पूजा पाठ वाली, हम्म, तो उनसे वो संस्कार मिला। और थोड़ा कड़कपन जो है मेरे में वो पापा से मिला अच्छा कि टाइम से करना है, जो करना है वो करना है, अच्छा सही ही करना है, उससे वो नहीं करना है करके। फिर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की तो वहाँ भी कुछ संस्कार मिले, जी क्योंकि वो भी बेसिकली कुछ ना कुछ बच्चों को देते थे। और मैं वहाँ मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ी। शिशु मंदिर हाँ, में शिशु मंदिर में। जी तो वो अच्छे से वहाँ मतलब हम लोगों को यही फीड करते थे, जो सही है उसके लिए तुमको जान भी देनी पड़े तो दो। अच्छा, ये संस्कार ये आपको मिला। संस्कार जी वहाँ से वो हुआ। जी और अपने उससे पीछे नहीं हटना है, जी जी जो भी जिम्मेदारी ली है उससे पीछे नहीं हटना। जी तो वो संस्कार रहे। और मैंने मतलब 11th किया मैथ से, उसके बाद बीएससी किया बायो से। ये सब पढ़ाई कहाँ की भाभी, ये ये रायपुर में? मैं 11th तक मेरा बिलासपुर का है। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा हायर एजुकेशन रायपुर से है। रायपुर से है, तो बीएससी यहाँ पे बीएससी एमए रविशंकर यूनिवर्सिटी से किया है? नहीं, साइंस कॉलेज से। साइंस कॉलेज से किया, सामने ही जो हाँ, है। सामने जो है, जी घर यही था, अच्छा, यही रहना होता रहना था। होता था। अच्छा और क्या बोलते हैं, हम्म, बस ये करते करते 90 में शादी हो गई। जी थोड़ा बहुत पूजा पाठ गायत्री मंत्र वगैरह मम्मी करती थी, पापा कभी गायत्री की मंत्र की बहुत जी वो करते थे, मतलब पूजा उनकी वो मंत्र ही जाप था उनका। जी तो वो करते करते शादी हो गई। शादी के बाद भी शुरू के थोड़े से कुछ साल थे मनमुटाव वाले, पर वो ठीक है कि क्या कहते हैं, वो सब में होता है। उस समय इतनी समझदारी नहीं रहती है, हमारी भी नहीं थी, ये उनकी भी नहीं थी, तो भी जी ठीक लाइफ चल रही चल थी। रहे थे जी इस बीच में गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। 95 में सोम भैया मानव व्यवहार दर्शन की छोटी वाली बुक ला के दिए। सोम भैया हाँ, जी। जो नीली पट्टी वाली है छोटी वाली, वो ला तो के दी। तब तक आप बाबा जी से मिल ली थी क्या? भैया मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि 95 में हम लोग गुड़िया के होने के बाद, मेरी गुड़िया लगभग साल भर की रही होगी, उसको लेकर हम लोग बाबा जी के पास एक बार गए थे। अच्छा, तो तो ये पहली बार 95 बाबा जी को लेके, गुड़िया के स्वास्थ्य को लेके? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही? सब कोई हम लोग ग्रुप में, अच्छा महाराज जी के कारण हम लोग अच्छा सब कोई साथ में गए थे। अच्छा, तो बाबा जी से तो पहली बार तब मुलाकात तो हुई। आपको कैसा लगा पहली बार बाबा मिलके? जी तो भैया, बाबा जी का व्यक्तित्व तो अब हम्म, आलीशान है। हाँ 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 उनके सामने मतलब हाँ, हम तो बच्चे ही थे। जी पर बाबा जी उस समय भी 4-5 लाइनें कुछ, मतलब बैठने को हम लोग घंटा 1.5 घंटे उनके पास बैठे थे, बट समझ में कुछ नहीं आया था। वो अच्छा कुछ बोल रहे हैं जो हाँ, कुछ अच्छी चीज है करके, उसके बाद ही हमको मानव व्यवहार दर्शन मिली थी। जी। तो 95 में सोम भैया ने आपको हाँ, नीली वाली नीली मानव वाली मानव व्यवहार दर्शन आगे दी। बताए, फिर उसको कैसा? तो फिर उसको पढ़ के देखा। हम्म, पढ़ने का शौक था, जो भी मिलती थी किताबें सब पढ़ लेते सब थे, पढ़ लेते जी चाहे वो गायत्री परिवार की हो, विवेकानंद की हो, चाहे किसी की भी हो। जी जी। पढ़ने के लिए मामले में पीछे नहीं हम्म थे। हम्म हम्म, मतलब कोर्स की किताबों के अलावा, घर के काम के अलावा जो शौक था वो यही था कि यही कोई था, भी किताब मिले, अच्छी किताब है तो पढ़ लो, पढ़ लो। कुछ तो उसमें से एक आध लाइन मिलेगी ही। हम्म। तो उसको पढ़ के देखी तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसा लगा कि इसको खुद में अप्लाई किया जा सकता है। आपको पढ़ के ऐसा लगा? हाँ, पढ़ के अच्छा। ऐसा लगा। हम्म। तो लगभग मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था। तो भाभी, मैं तो एक बात के लिए आपको बहुत बधाई दूंगा कि किसी को पहली बार व्यवहार दर्शन पढ़ के समझ में भी आ जाए। नहीं, क्योंकि समझ में आपका, भैया उस तरीके से नहीं, पर कुछ और बातें, हाँ जैसे हाँ जिसके पास जो होगा वो उसको देगा, हाँ, वो पर देगा। ये कि भाव, ये समझ में आया कि मेरे पास अगर मैं दुखी होती हूँ, उस समय बिट्टू मेरा क्या कहते हैं 3 साल का हो गया था और गुड़िया 2 साल के लगभग। जी तो उन दोनों को संभालते संभालते ये होता था कि मैं जब नहीं संभाल पाती थी तो गुस्सा होती थी, जी जी। और गुस्सा होती थी तो उसको मारती थी, दुखी होती थी। ओके ओके।
तो वो उस चीज से कनेक्ट हुआ कि मेरे पास जब जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं उसको भी दुख देती हूँ, देती हूँ। तो वो मेरे को कनेक्ट हुआ, मेरे पास जो चीज होगी वो उसको बांटेगा। जी जी जी। अगर मैं खुश होती हूँ तो वो भी खुश रहता है, घर वाले भी खुश रहते हैं। मैं दुखी होती हूँ तो मैं सबको दुख करती क्या हूँ। बात है। तो वो लाइन मेरे उस को चीज से कनेक्ट उस हुए चीज आप। से कनेक्ट हुई। जी, सह अस्तित्व कनेक्ट हुआ। मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में वो जो चने के पेड़ में जो राइजोम कल्चर वो हाँ बताएं आप थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल, हमको बायोलॉजी और ये सब कम आते नहीं, हैं। हाँ, मतलब वो उससे चने में जो एक नोड्स होते हैं जो जमीन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो करते हैं, उसमें एक सहअस्तित्व शब्द आया था। अच्छा। वो बाबा जी के जब सहअस्तित्व पढ़ा तो उस समय ऐसे क्लिक हुआ कि ये तो सही है सहअस्तित्व तो करके। आप उसको जोड़ पाए। हाँ, उसको मैं जोड़ पाई कि वो वहां भी जो था वो सहअस्तित्व था, तो वो पेड़ उस जमीन को उर्वरक उसको कर दे रहा रहा है, है। हाँ, पुष्ट कर रहा है। तो हम जब साथ साथ होंगे हम्म, तो हम भी एक दूसरे को वो करेंगे करके, तो वो दो चीज मेरे को उस समय सबसे ज्यादा क्लिक क्लिक की। कर गए वो जो किताब पढ़ के। किताब जी, पढ़ के। जी जी। और तो होंगे सूत्र और मेरे को उससे ध्यान नहीं है अब, पर नहीं तो ये दो बातें मैं आपसे पूछूंगा, पर पहले बाबा जी को ध्यान में रख के पूछते हैं, फिर पुस्तक पे आएंगे। क्योंकि आपने तो भैया जैसे बता रहे थे एडिटिंग के काम, प्रूफ रीडिंग का काम आप ही ने किया है। नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा बताए तो जिसने भी किया है वो बताइएगा। पर पहले जैसे बाबा जी से पहली मुलाकात हुई और है ना, व्यक्तित्व तो उनका विशाल है ही। विशाल था मतलब और अभी भी, मतलब बाबा को सोचो तो कि बाबा जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि जंगल में जैसे शेर चलता है ना, हाँ। एकदम उस तरीके से बाबा आ रहे हैं अच्छा अच्छा। सामने से। हाँ। मतलब मैंने एक जंगल में शेर चलते हुए नहीं देखा, पर एक लेकिन कल्पना में है हाँ, कि इस तरीके से शेर, मतलब जो लोग बोलते हैं और उससे जो कल्पना बनी है तो वो साकार वहां लगती थी। साकार वहां लगती थी कि बाबा वैसे मतलब वो आ रहे हैं एकदम वैभव का जो एक वैभव, वो हाँ उनका कल्पना जो बनती था है। वो। तो 95 में पहली बार मिले लगभग, और उसके बाद तो मिलते ही रहे। हाँ, 2016 तक जब तक 2016 तक। तो आपको किन किन बातों ने बाबा जी से जब भी आप मिले, चाहे जो आपने सुनी या उनसे चर्चा करके, किन बातों से प्रेरणा मिली, किन बातों से आप प्रभावित हुए? बाबा जी की क्या बातें आपको प्रभावित करती थी? बाबा जी सबसे बहुत खुश होकर मिलते थे। ये तो बढ़िया बात है एकदम। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और सबको समान रूप से उनका स्नेह मिलता था। बाबा कभी किसी को मतलब कम ज्यादा नहीं आकर, बाबा डांटते भी थे तो बाद में एकदम इतने दुलार करके बोलते थे, बेटा हमने तुमको डांटा क्योंकि मुझे डांट पड़ी है उनकी। अच्छा, किस बात पे पड़ी? ये भी भैया वो मैंने बुक में एडिटिंग करते समय 10 जो आता था 10 सोपानी में, तो वो शक्कर का श होता था, उसको मैं काट के सरोते का स कर देती थी। अच्छा। तो वो हमेशा उसको फिर काट के मेरे को भेजते थे और मैं हमेशा फिर उसको काट के दश का 10 हाँ 10 जो संस्कृत का शब्द है उसको मैं हिंदी के उसमें कर देती थी, सरोते के समय 10। तो वो सरोता वाला 10 और बाबा जी उसको षटकोण वाला शक्कर वाला शब्द, शक्कर वाला सा करते थे। वो संस्कृत का शब्द है। अच्छा, तो लगभग आप हिंदी वाला करते थे? हम हिंदी वाला करते थे 10 सोपानी। हम्म। तो बाबा फिर एक बार इनको खूब डांटे कि तुम हर बार क्यों इसको सुधार देते हो करके। तो बाबा को बोलते हैं मैं नहीं सुधारता हूँ, आपकी बिटिया सुधारती है। तो वो मैं भी वहीं पे खड़ी थी तो मुझे डांटे, तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो जो सोपानीय शब्द है वो संस्कृत का है, उसके साथ संस्कृत का शब्द आएगा 10। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला बाबा अब नहीं गलती होगी। तो हाँ, फिर उसके बाद बोले नहीं बेटा तुमको नहीं पता था तो ऐसी गलती हो सकती है करके। तो मतलब तुरंत वो डांट कर तुरंत स्नेह के उसमें भी जी, उनके इसमें से स्नेह का भी भाव आ जाता था। तो आप बता रही थी कि और किन किन बातों से प्रभावित हुई थे? तो सबको खुश होकर मिलते थे, हाँ, डांटते थे तो दुलारते थे, दुलारते और ऐसी थे, और हाँ, कुछ बातें जो और मैं उनको चना बुट छिलके खिलाती थी तो बोलते थे बहुत धीरज है तुम में बेटा। अच्छा। मैं बोलती थी वही तो कम है बाबा, मेरे को अपने में तो धीरज दिखता नहीं है। तो बोलते तुम इतना करके लाती हो तो तुम में धीरज बहुत है करके। अच्छा, अच्छा।
वो अप्रिशिएट करते थे हाँ जो भी अप्रिशिएट, क्वालिटी हाँ है। क्वालिटी हो उसको अप्रिशिएट करते थे। जी फिर मैं भी एक बार इन लोगों के साथ 2006 के आसपास गई थी बाबा जी से अभ्यास दर्शन में। ये और सोम भैया जा रहे थे अमरकंटक, तो मैं भी गई थी। मुझे भी कुछ पूछना है बाबा जी से, मैं भी पूछ जाऊंगी इस बार करके आप लोगों के साथ। तो इन लोग लेकर गए और वहां जाने के बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं पूछने के लिए। अच्छा मुझे ध्यान भी नहीं मैं क्या पूछने गई थी और अच्छा किस ले गई थी। फिर उसके बाद बाबा जी मेरी अभ्यास दर्शन देखे। इसमें मैंने पूरी बुक में भैया लाल पेन, हरे पेन, काले पेन, पेंसिल, अच्छा 4 उसमें। उसमें अलग अलग, उससे मैंने पूरी बुक में इतना सा भी कोई जगह नहीं छूटा था जहाँ नहीं लिखा था। अच्छा और बाबा जी ने पूरी बुक पलटा के देखी, अच्छा एक एक पेज। उसके बाद उन्होंने बोला बेटे तुमको बात तो पकड़ में आ गई है, अब इसको तुम जी के देखो, अच्छा अच्छा उसी से तुमको संतुष्टि होगी करके। मैं बोली ठीक है बाबा करके। हाँ फिर बोलते हैं ऐसा अपनी अलमारी दिखाकर कि बेटा तुम हमारी डायरिया लिखोगी करके। मैं बोली बाबा आप दे देंगे तो मैं लिख दूंगी करके, क्योंकि उनको पता था कि उनकी हैंडराइटिंग में पढ़ लेती हूँ और एडिटिंग वो जो भी करते हैं वो मेरी हैंडराइटिंग में ही उनको जाती थी। जाती थी। तो उनको आपकी हैंडराइटिंग पता थी मेरी हैंडराइटिंग। तो बोले आज तुम अपनी हैंडराइटिंग में अब मेरी डायरिया लिखोगी। मैं बोली बाबा आप दीजिएगा मैं लिख दूंगी। ऐसा फिर 1 साल 2 साल मैंने बाबा से पूछा बाबा डायरी, बाबा डायरी करके। तो बाबा बोले अगली बार आएंगे हम देंगे करके। अच्छा उसके बाद फिर मैंने वो सोचा कि अभी ये टाइम नहीं आया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं विद्या से थोड़ा सा ये हो गई थी कि ये जितना मुझे अपने में चेंज दिख रहा है इससे ज्यादा अब चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा थोड़ा सा कुछ और भी करके देखा जाएगा। अच्छा तो इस बीच में फिर मैंने कुछ और भी किताबें पढ़ी और ये भैया क्या बोलते हैं ओशो भी पढ़ा अच्छा और विवेकानंद साहित्य भी पढ़ा खूब। और एक गोपीनाथ कविराज है हाँ उनका भी पढ़ा पूरा साहित्य। तो इन लोगों ने मुझे बाबा जी के पास खड़ा करा कि ये लाइन से कब की बात है? 2008 की 8 की बात। 8-9 की बात होगी लगभग। इन इसी लोगों में टाइम मतलब भैया सोम भैया, अंजनी BR भैया, अच्छा। BR भैया, इन्होंने सबने अच्छा आपको लेके गए। बाबा जी के साथ अंजनी भैया के बेडरूम में बाहर से लॉक कर दिया अच्छा कि अब तुम बाबा जी से चर्चा करो, चर्चा करें। बाबा जी तुमसे चर्चा करेंगे, उनको बताओ तुम क्यों ये नहीं, सब पढ़ रही हाँ थी, ये दर्शन सब से। दर्शन से तुम क्यों हो रही हो करके। तो बाबा मैं क्या बोलूँगी, बाबा बैठे थे, बाबा बोले बैठो बेटा। तो मैं बोले नहीं बाबा ठीक है करके। तो बोलते हैं फिर एक बार ऐसे देखिए 2 मिनट, फिर मैं भी चुप बाबा भी चुप। फिर बोलते हैं बेटा तुम फिर से एक बार दर्शन पढ़ो तो तुम्हारा मन लगेगा, और अच्छे से मन लगा के पढ़ो, मन लगेगा तुम्हारा दर्शन में, फिर से पढ़ के देखो। बोली बाबा मन नहीं लगता अब दर्शन पढ़ने में करके। ऐसा बोला? हाँ मैंने ऐसा बोला। तो बोले नहीं बेटा दर्शन पढ़ो उसमें मन लगेगा तुम्हारा। मैं जी बाबा बोली और बाहर आ गई। इतनी बात हुई? बस इतनी बात हुई। इन लोगों ने पूछा होगा कि भाई हाँ फिर बाबा ये से बात किए होंगे ये लोग। हाँ पर मेरी बात बाबा से बस इतनी हुई। मैं बाबा जी के पास बहुत ऐसे हाँ नहीं वो हो पाती थी भैया। मेरे को किचन में काम करना ज्यादा पसंद आता था। आप तो कुछ भी बाबा जी के लिए बना के भेजते रहते हैं। हाँ मतलब जब भी जाती थी कुछ न कुछ बना के लेकर जाती थी और बाबा बहुत चाव से खाते थे। हम लोग वेट किया करते थे। अच्छा। मतलब केक तो बहुत फेमस है आपका, है ना? डोसा बाबा को बहुत पसंद बहुत पसंद है। डोसा के लिए तो मेरे को स्पेशली बोलते थे जब मिले तो बेटा कब खिला रही हो करके। मैं बोलती थी बाबा बस 2 दिन बाद बनाती हूँ करके। तो भाभी जैसे आप बाबा जी से मिलके आए फिर उन्होंने कहा था कि दर्शन को है ना फिर हाँ, से पढ़ो, पढ़ो। मन लगा के पढ़ो। तो उसके बाद भी ये 2013 में मेरे को फिर डायरी मिली। अच्छा अच्छा तो ये 2008 की बात है। हाँ उसके बाद भी वही वैसे ही चल रहा था। मैं बुक्स तो नहीं बुक्स उठा नहीं उठा पा रही थी। नहीं उठा पा रही थी। पर क्या बोलते ठीक है कार्यक्रम में जाना आना उस समय तो बहुत ज्यादा था। बाबा के रहते 3 महीने में लगभग 10 दिन बाबा आते थे तो लगभग 5 दिन 6 दिन तो छोटी आना जाना होता था, बाकी हर संडे होता ही था। और बाकी तो मतलब जी बाबा के साथ तो बस
बाबा का वो भी था कि विद्यालय ज्वाइन करो करके, तो उस समय मेरी स्थिति परिस्थिति नहीं थी, जी। पापा जी बेड पे थे मेरे, तो उस तरीके से विद्यालय। अब भैया मेरा बहुत मेक नहीं है कि मैं बहुत बाहर एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। एक्सट्रोवर्ट नहीं। जी जी। तो 2013 में डायरी मिली, फिर आपने उनको लिखना शुरू उस 2013 नवंबर में मुझे डायरी मिल गई थी भैया, और इकट्ठे 10 डायरी आई थी, और 10 डायरी 365 दिन भरे हुए, अच्छा। पूरे पूरे। मैं तो देख के मैं बोली ये नहीं हो सकता काम। जी। इतना मतलब पर आपकी परिस्थिति में कुछ परिवर्तन रहा होगा उस वक्त, है ना? मानसिक स्थिति, मानसिक भी, हाँ पारिवारिक पारिवारिक हो भी, सकती है। हाँ सारा कुछ। 2013 में मतलब दोनों बच्चे सेट, लगभग पढ़ाई सेट के हो गए। उसमें सेट हो गए थे, और उस जिस तरीके से घर की जिम्मेदारी थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी, और या कहें पापा की तरफ से तो थी, जी। बाकी घर में सहयोगी जो हैं उन लोग अच्छे से आगे सहयोग करते सहयोग थे। बाबा जी का इन तो बातों पे ध्यान रहता ही है, मुझे लगता है हाँ कि कब पहले वो हाँ अनुमान लगाते हाँ रहते हैं कि भाई अब इनकी स्थिति हाँ कैसी स्थिति है कि नहीं, क्योंकि इन लोग भी थे, गुड्डू अंकु लोग भी साथ में ही जी। रहते थे, तो उनका भी हो ही जाता था ठीक बात है। जो भी है, तो उतना तो भैया चलता रहता है परिवार में। तो अब आपने जो डायरी पहली दफा कब मांगी थी? 2008 में, 8 में, और जाके 13 में 13 में मिली 5 भैया, साल की। 5 साल के गैप में। फिर उसके बाद चल रहा था, मतलब 2013 में जब डायरी मिली तो मेरी हिम्मत नहीं हुई शुरू करने की, मैं कर नहीं हो पाएगा, वो धीरज की कमी खुद में ऐसा लगता ही कि इतना 365 दिन की 10 डायरी मतलब 350 पेज। हाँ हाँ जी। तो क्या बोलते हैं, मैं बोली गुड़िया फ्री हुई एग्जाम से 2014 मई में, तो मैं बोली बेटा तुम ऐसा करो, शुरू करो थोड़ा सा, जिस दिन तुम बोलोगी कि मैं अब नहीं लिखूंगी, मैं लिखना चालू लिखना करूंगी। शुरू। तो समझिए 2014 से लेकर अभी तक 2024 तक हाँ। मैंने लगभग 50 डायरी बाबा की कंप्लीट की है। 50 डायरी तो पहले 10 मिली थी और अब धीरे धीरे करके आती आती गई, रही, तो आती गई, 50 और डायरी 50 डायरियां हो गई बाबा की। क्या बात है भाई, ये तो बहुत बड़ा काम। नहीं काम तो कुछ नहीं, बाबा हाँ जो ने वो काम तो है। तो भाभी एक बात बताइए, जैसे आपने प्रूफ रीडिंग भी की है बहुत सारी किताबों की, जी तो भैया। कौन कौन सी किताब को आपको ध्यान है? जैसे व्यवहार दर्शन की है आपने 2008? मैंने हाँ भैया जब एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग जो भी बोली है वो तो मैंने जो बुक इन्होंने की है सारी, तो सारी भौतिकवाद, व्यवहार दर्शन, सारी मनोविज्ञान सारी सबका किया 13 है ना? जितनी है। तो एक बात बताइए, जैसे व्यवहार दर्शन को पढ़ के आपको एक दो लाइन लगी कि अरे ये तो जीने लायक है, ऐसे जब आपने और किताबों की 2008 तक करते रहे आप, तो क्या क्या बात पकड़ में आई पढ़ते पढ़ते? आपने देखिए, एक तो बाकी लोग तो बाबा जी से चर्चा भी कर रहे हैं, किताबों को हाँ पढ़ मैं रहे हैं, उस चर्चा में बहुत कम भाग बहुत होता कम था। भाग रही थी, हाँ, इसलिए मैंने इसको कहा। आपका तो एक तरह से अध्ययन प्रूफ रीडिंग से हुआ, हाँ। तो अब क्योंकि ध्यान अध्ययन से भी नहीं बोल सकते भैया। ऐसा कहें, तो पर क्या बातें आपको और उनमें पकड़ में आई हैं, अगर आपको ध्यान में आती है तो? बस भैया घर पे हम अपने परिवार के साथ अच्छे से जी पाए, उनकी गलतियों को स्वीकारते हुए, और उनको उसमें है वो स्थिति परिस्थिति में उसका ध्यान रखते हुए हम उनको स्वीकार ले, तो मुझे लगता है कि हम अपने में थोड़ा बहुत न्याय को जी पाए जी पाए, ऐसा बिना। ऐसा आपको हाँ ऐसा मुझे, आपको हाँ सार के रूप सार में के पढ़ रूप के? में सबसे पहले तो परिवार में ही हमें न्याय को अपने प्रमाणित करना पड़ेगा। न्याय मतलब एक दूसरे को जो जैसा है उसको जी। वैसा स्वीकार के उसके साथ जी पाए। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। तो न्याय पे तो हम थोड़ी देर में आएंगे, नहीं पर पहले थोड़ा सा भाभी, मुझे एक जिज्ञासा आ रही है कि आपने जैसे डायरियों को भी किया और किताबों की भी प्रूफ रीडिंग की, तो जब किताबों की प्रूफ रीडिंग करने के बाद में डायरी की आपने, तो क्या कोई बात अलग लगी कि जो नहीं, किताबों बाबा से जी ने तो जो डायरी में लिखे हैं वो कुछ थोड़े से अलग पैटर्न है, अलग। अच्छा। और किताबों में मतलब थ्योरी टाइप उन्होंने दे दी है। अच्छा। और थोड़ा बहुत चार्ट वगैरह डायरीज में ज्यादा है। अच्छा। बाकी बात तो पूरी वही है, वैसे ही है, वैसे ही है, क्रम भी वैसे ही है। मतलब मैंने देखा कि जिस क्रम में बाबा जी शुरू करते हैं वो
कहीं ना कहीं घूम के वो पूरा सह अस्तित्व जीवन परमाणु और उस पे जाके जाके आ जाता न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन जी, इस पे जाके इस पे जाके टिकता हाँ, है। चाहे वो प्रकृति के साथ हो चाहे मानव के साथ। तो जैसे अभी आप न्याय की बात कर रही थी ना, कोई बात नहीं और है ना, बढ़िया बात है परिवार में। तो हम सबसे ये जानना ही चाहते हैं, क्योंकि बाबा जी ने न्याय पे जोर दिया है और आपने भी कहा घूम फिर के नियम न्याय न्याय धर्म न्याय सत्य धर्म सत्य आता ही था, और परिवार में न्याय और संबंधों में न्याय की बात करते रहे। तो बाबा जी के जीने में आपने कैसे देखा उसको? ये तो आपको पढ़ बाबा के हर तो किसी के साथ न्याय तो करते थे। कैसे आपको लगा कि ये न्याय करना है? नहीं वो अब वो कैसे कर रहे हैं ये नहीं उदाहरण कोई जिसमें बात आपको लगा, हाँ, ये लगा बहुत है। न्याय हुआ, ये ठीक हुआ, ऐसा भाव बनता होगा ना कुछ घटनाओं को देख के। एक बार सुनीता पाठक की सबसे छोटी 2nd नंबर वाली गुड़िया बिटिया, बहुत रो रही थी, अच्छा। गुनगुन। हाँ, हम लोग सब कोई वहीं बैठे हुए थे, बाबा ऐसे बेड पे बैठे हुए थे, सुनीता पाठक दीदी ऐसे उनके साथ चर्चा करने में बैठी हुई थी और वो बहुत रो रही थी बच्ची। उसको शायद भूख लगी थी तो बहुत रो रही थी, तो वो उसको बोलती थी कि तुम बैठो मैं अभी बात कर रही हूँ। तो अब मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोली बातचीत तो बात में होती रहेगी, सुनना ही है मुझे। वो बच्ची को लेकर गई किचन में, अम्बा दीदी से रोटी वोटी कुछ था वो लेकर उसको खिलाया पिलाया, पानी वानी, वो खेलने लग गई। फिर मैं वापस आकर बाबा के पास बैठ गई। तो बाबा तब बोले थे जो काम आपको करना था वो बिटिया ने किया। क्या बात है। उस बात पे ध्यान दिला हाँ, उस बात पे उनको ध्यान दिला रहे थे कि आपको बच्चों पे पहले ध्यान देना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं सुनना चर्चा या ये जो है उस पे है। तो मुझे लगा कि हाँ बाबा ने कुछ तारीफ की, अप्रिशिएट किया आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ ठीक किया। हाँ, आपने ठीक किया। मैंने कुछ ठीक किया। ये बढ़िया बात जी, जी। और कोई बात ऐसी याद आती है? ये तो एक बात रही। बस भैया बाकी तो मैं बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन देते होंगे, ऐसा इनके साथ ऐसा करो या ऐसा मत करो या कुछ ऐसा होता है? नहीं भैया मैं तो मतलब बता रही हूँ ना, मैं बढ़िया खाना वाना कुछ बना के बाबा के पास लेकर जाती थी और बाबा बढ़िया खूब खुश होके खाते थे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा तृप्तिदायक रहा। अभी एक बात मैं मानता हूँ कि जो अपने को इंट्रोवर्ट के रूप में आप पहचानते, मैं भी काफी इंट्रोवर्ट, तो उनके ना अंदर काफी कुछ चलता है, बाहर कम व्यक्त करते हैं। तो आप तो पूरे दर्शन को देख रहे हो, एडिटिंग के टाइम पे भी देख रहे हो, डायरी के टाइम पे भी देख रहे हो, और बात जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी आप देखते हो, है ना, और कुछ निष्कर्ष निकालते रहते हो। तो समय समय पे कुछ कुछ निकले होंगे, बाद में जाके कुछ बदले भी होंगे, कुछ ऐसा बताएं ना क्या चलता रहा है? भैया आपने खुद पे काम करना है अभी तो शुरू में। जब तक हम खुद पे कुछ मतलब हम कहीं तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी बोली हुई चीज भी सामने वाले को नहीं पहुंचेगी। वो बोलना होगा बस, जब तक आचरण में नहीं आएगा। बाबा भी मुझे आखिरी तक बोले बेटा क्या बोलते हैं, जी के देखोगी, आचरण में आएगा तुम्हारे तो तुमको संतुष्टि मिलेगी, अन्यथा तुम खुश नहीं रहोगे। जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगभग 2015 में भी बाबा ने यही बोला तुम जिए बगैर खुश नहीं होगे। जबकि मैं बहुत खुश रहती हूँ। बाबा जी भी मुझे बोलते थे, मैं पीछे सबसे बैठती थी और पीछे बैठ के सुनती रहती थी, पर बाबा जी की नजर रहती थी और बाबा जी लास्ट में कोई भी अगर दुखी है कुछ है ना तो बोलते थे जाओ पीछे बिटिया के पास बैठो। अच्छा। वो तुमको खुश कर देगी। अच्छा। जी। तो बढ़िया बढ़िया भाभी। तो एक बात और बताइए कि देखिए अभी भैया बता रहे थे कि सूर्यकांत बेटा जब 2.5-3 साल के थे तो हिमालय जाने की हाँ, बात वो करता बोलता था मुझे मम्मी हिमालय जाना है। हाँ। और ये उसकी चाहत तो लगभग 12-13 साल तक थी। अच्छा। कि क्या बोलते हैं मुझे हिमालय जाना है और तुम क्या कहते हैं मुझे हिमालय जाने से नहीं रोकोगी। मैं बोलती थी नहीं रोकूंगी। अच्छा। तुम कुछ बन जाओ मैं तुमको भेज दूंगी। अच्छा।
तो अब कैसा लग रहा है, अब वो जो उनकी स्थिति है और वो दर्शन को समझने और लोगों को कर रहे हैं? भैया मुझे तो यही लगता है कि कुछ तो उन्होंने हम लोगों के आचरण में देखा होगा, जो उन्होंने उसको स्वीकारा है और दर्शन के हिसाब से जीने के लिए लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं और खुद भी प्रेरित हो रहे हैं। इस बात से आप खुश हैं? हाँ, मैं तो खुश हूँ भैया। मुझे ये लगता है कि उसने मुझे चुनकर मुझे गौरवान्वित किया है। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात, सुंदर। मतलब मेरे दोनों बच्चे जी, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मुझे माँ चुनकर मुझे उन्होंने वो किया गौरवान्वित किया। बहुत सुंदर बात भाभी, तो बहुत कि सुंदर भाव है। जी जी। मतलब और वो भी बहुत खुश हैं आपको माँ के रूप में हाँ। पाकर, वो तो बेटा बताते ही रहते हैं। मतलब जी गुड़िया भी मेरे लिए, जी। मैं भगवान से यही बोलती थी, भगवान मेरे को एक बेटा दे दिए हो और नहीं चाहिए मेरे को, दूसरी मेरे को बेटी ही चाहिए, जी जी। और कुछ नहीं चाहिए। और मतलब अब मेरे को मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ चाहिए ऐसा भगवान से भी नहीं है, और मैं किसी मतलब बाबा जी से भी कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करती हूँ कि मेरी ये इच्छा है। जी मैंने एक बार की है बाबा जी से वो रिक्वेस्ट कि मेरे को बहू चाहिए जो इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो सके। जी। आपके नजर में कोई ऐसी लड़की नहीं है क्या? ऐसा यहीं बोले। पे खड़े होकर बाबा जी से बोला है जी कि मुझे ऐसी बेटी चाहिए चाहिए। जो मेरी बेटी बनकर रहे। और आप लोगों की नजरों में कोई ऐसा नहीं है क्या, विद्या परिवार से हो या कहीं से भी हो, जो इस काम को आगे भी बढ़ाए और मतलब सबके साथ तो ऐसी बेटी वैसी तो मिल बेटी गई? बनी। हाँ, तो मिल मुझे गया। वो बाबा जी का आशीर्वाद रहा कि मुझे वैसी बेटी मिल भी गई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि वो बिट्टू का पूरा सहयोगी होकर, क्या बोलते हैं, परिवार को पूरा साथ लेकर सबको चल रही है। भाभी बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। मेरे को रुला करके आपको देख के हमको भी रोना आ रहा है। नहीं, ठीक है। तो भैया कुछ पूछेंगे आपको कुछ बात? हाँ बाबा भाभी, से? आप जैसे बाबा जी के एडिटिंग के क्रम में देखते थे, तो कई बार जब हम भी किताबें देखते तो पढ़ते वही लगता है कि नहीं, ये सेंटेंस ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, होता है ना भैया। हाँ, तो क्या क्या रहा उसमें, बाबा जी का क्या इनपुट आता था या कुछ? आप तो भैया को बताते हाँ, थे, लोग जाके लेके हाँ, जाते थे। इन लोग लेकर जाते थे। बाबा को ठीक लगता था तो ठीक करवा देते थे, नहीं तो फिर जैसे मेरे कुछ भी थोड़ा भी जी। मैं पेंसिल से एडिट करती थी भैया, कि बाबा को जो करना है या इनको जो करना है वो अपना पेन से कर लेंगे करके, या बाबा की तरफ से जो आएगा तो वो भी पेन से आएगा करके, जी। ताकि मैं वो जाए तो मिट जाएगा करके। जी। तो बाबा को अगर ठीक लगता था तो वो उसको उस लाइन को उस तरीके से लिख देते थे, और नहीं लगता था तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है। जी। बहुत बढ़िया भाभी। तो आप और कोई बात जो अपनी तरफ से कहना चाहती हो, शेयर करना चाहती हो बस बाबा जी के बारे में या घर के बारे में? डायरी लिखते डायरी वक्त के क्या कुछ तो निष्कर्ष निकले होंगे आपके बाबा जी के बारे में, दर्शन के बारे में, क्योंकि वो एक काफी आत्मीय काम है ना, किसी की डायरी के अंदर से करते हुए। और कितने वर्षों की डायरी है, कितने वर्षों की दीदी, ये तो बताइए। मेरे पास 76 से कुछ आई हुई है भैया, और लगभग 2015 तक की थी। कोई कोई गैप भी है, कुछ नहीं भी आई है। मतलब मुझे तो लगता है कि मैंने तो बहुत कम लिखा है, कुछ और भी बहुत सारा था जो नाथ अंकल ने लिख रखा है, सुशील भैया ने लिखा है। अच्छा, कुछ 40 बच्चे, साल के आसपास की हाँ, आपके पास है? 40 साल की लगभग की, हाँ, लगभग 50, 85 साल हो गए, 76। 76 से पता नहीं 76। 50 साल हो गए। पर हर साल की तो हर लगभग साल की हर साल की नहीं है भैया, हर साल की किसी नहीं। किसी साल में 3-3 डायरियां भी है। हाँ हाँ। तो वो क्या बोलते हैं, कुछ कागज भी आए थे खाली को, हाँ, खुले कागजों पे भी लिखा हुआ था, टाइप किया हुआ भी था कुछ। पर सब में यही है भैया कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। हाँ, नित्य वर्तमान, हाँ, मतलब भूत भविष्य का वो नहीं है, जो भी है वर्तमान है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, और मतलब जो भी एक्शन में आएगा उसका कुछ ना कुछ फल बनता है। अगर वो हम सही के अर्थ में रहता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और उसमें कुछ भी गलत है तो फिर या तो सामने वाला दुखी होता है, और करने के बाद हम भी दुखी होते हैं। अभी इसमें जैसे 76 से आपने डायरीज देखी, तो
बाबा जी के अपने हाथ की लिखती हैं सारी बाबा जी के हाथ शुरू से की, ही? हाँ। और लिखाई शुरू में कैसी थी? भैया शुरू से लेकर अभी तक बाबा जी के कांपते हुए हाथ से ही लिखे हैं, तो वो लगभग आखिरी आखिरी में तो बहुत खराब हो गई थी। शुरू की थोड़ी बहुत पढ़ने में आती थी। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरा सीधा हाथ टूटा था, तो मैं उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश की। तो जब मैंने उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश की तो मेरी राइटिंग और बाबा की राइटिंग सेम। एक जैसी हो गई। अरे वाह। पर अब तो वो ठीक हो गया ना भाभी? हाँ? हाथ में जो चोट लगी थी वो तो अभी लगी है ना? नहीं नहीं भैया, एक बार और एक बार पहले 2001 भी में है? है। अच्छा 2001 में एक बार और हुआ था एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे मैं सीधे हाथ में चोट लगी थी, तो उल्टे हाथ से मैंने डायरी लिखने की कोशिश की थी। तो एक फेयर करके बाबा को देनी थी। पहले मैंने अपने लिए लिखी, तो उसमें मैंने पूरी डायरी थी, लगभग 101 पेज थे। तो 101 पेज में मेरे को समझ में आ गया बाबा के हाथ की राइटिंग और मेरे हाथ की राइटिंग सेम है। अगर मैं उल्टे हाथ से लिखूंगी तो वो बाबा के सीधे हाथ की राइटिंग है। फिर एकदम मतलब सेम राइटिंग बन रही थी भैया, कांपते हुए हाथों से, उल्टे हाथ की। तो फिर मैं मतलब फिर उसके बाद कहीं मेरे को दिक्कत नहीं हुई। कभी कभी डायरियों में एक आधी शब्द ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता, तो नहीं समझ में आता। मतलब लगभग पूरी डायरी में 5-10 शब्द ऐसे होते होंगे जो कि नहीं समझ में आए, तो क्या करते फिर उनका? उनको मैं अंडरलाइन करके छोड़ देती छोड़ हूँ। देते हैं। ओके। और कोई बात? हाँ नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसी कोई चीज दिखी जो आपको लगा कि डायरी में है और वांग्मय में नहीं आई है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैंने भी कुछ भाभी को पूछा था, उनको लगा कि सब नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य स्थित है ना? चार्ट्स वगैरह ज्यादा है। हाँ मतलब कुछ 1-2 डायरियां ऐसी हैं जिसमें चार्ट्स ज्यादा हैं। जी। बाकी तो फिर या तो पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं या फिर पूरी पूरी एक पेज में जो फ्लो में लिखा हुआ है पूरा। वही बाबा जी के स्टाइल तो लिखकर वही हाँ, फ्लो वाली है। क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है बाबा जी लिखे हैं, वो आगे के लिए जो संरक्षित हो गए। हाँ भैया, ये एक बाबा चाहते थे कि ये हो जाए करके, तो मैंने तो यही कर बैठ के बोलती हूँ कि जैसे व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाया तो बाबा जी ने पहले लिख के चले गए हैं, अब मेरे से लिखवा रहे हैं। और वो 4-5 घंटे भी बहुत वो रहते हैं, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस समय। मतलब कोई विचार नहीं अपने मन में, केवल जो लिखा हुआ है पूरा कंसंट्रेशन तो उसको समझ के ही आप लिखते होगे। पहले तो पढ़ के समझना और फिर लिखना। तो इसीलिए मैंने कहा ना, आपका तो अध्ययन हुआ ही है नहीं भैया, तभी आप इतनी अच्छी बात बता पा रहे हैं। बाकी तो बढ़िया है। भाभी कोई और बात जो अपने मन से आप, क्योंकि आप बहुत, जैसे आपने कहा, इंट्रोवर्ट रहे हैं और बहुत एक्टिव भी नहीं देखती हैं, बिहाइंड द सीन ही रहते हैं, मतलब पर आज और कोई बात आप शेयर करना चाहें जो आपको भाव बने हो मन देखिए में? बाबा जी को लेके, अभियान को लेके, वांग्मय को लेके या डायरियों को लेके, किसी भी संदर्भ में आपके मन में जो भी भाव हो उसको रखिए। भैया, बाबा ने जो भी लिखा है और बोला है बहुत बड़ी चीज है, और लोगों तक बहुत अब बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि मुझे लगता है अब लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है, या लोगों के जीवन में इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स और जो पारिवारिक स्थितियां हैं, पहले तो चल जो भी है हम खींच लेते थे, अब बिल्कुल नहीं खींचते। मतलब धैर्य की कमी हुई है कह लीजिए, या एक दूसरे को समझने की, झेलने की, स्थिति परिस्थिति को भी झेलने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। तो अभी आवश्यकता इस वस्तु को लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपका योगदान तो उसमें है भाभी, डायरी के द्वारा। नहीं भैया, वो बाबा ने मुझसे करवा लिया, उनका विश्वास था कि ये कर लेगी। इसमें उनके हिसाब से बाबा बोलते तुम्हें धीरज बहुत है बेटा। मैं अपने में जांचती थी तो मुझे अपने में बिल्कुल धीरज नहीं नजर आता था। और आपने खुद ही सोचिए ना, 50 डायरी कर लेना, ये तो धैर्य का ही उदाहरण है। नहीं भैया है, पर वो धैर्य जो है वो बाबा ही वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है।
क्योंकि मुझे अपने में धीरज अभी भी नहीं नजर आता। पर सबसे बड़ा योगदान ये है कि एक जो बच्चे हैं वो इस हाँ, बात को आगे लेके इस बढ़ बात रहे को हैं, आगे लेकर जा रहे वो तो हैं आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा और मानव बाकी जाति के बच्चे लिए। भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसे ही भाभी आप खुद खुश रहें और सबको खुश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। सभी को नमस्कार। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया।